गुड आफ्टरनून मैम। हेलो हेलो बेबी, स्टार्ट द क्लासेस प्लीज। Class, keep quiet. Good afternoon. प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसीज वी हैव डिस्कस्ड, है ना। प्री इंडिपेंडेंस का हमने किया था, उसमें बताएगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से करने हैं प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, हो गया ओवर। उसमें एडम्स रिपोर्ट और बाकी सब चीजें हमने की थी। एक बार कोई बुक दे मुझे, आज बस बुक नहीं है, इंग्लिश मीडियम की दे दीजिए, फिर हिंदी वाली देखते हैं। हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पे थे, इट्स नॉट ओवर येट, है ना। अभी खत्म नहीं हुआ, वहां पे थे हम, वहां पे खत्म हो गया था। बेसिक एजुकेशन स्कीम बोलिए या जाकिर हुसैन कमेटी बोलिए, मैंने मेंशन किया था लास्ट क्लास में आपको, है ना। जाकिर हुसैन कमेटी बोलेंगे तो भी उसी चीज की बात कर रहे हैं हम। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोलेंगे तो सेम थिंग, बेसिक एजुकेशन स्कीम बोलेंगे तो भी सेम थिंग, या बुनियादी शिक्षा नई तालीम, सब कुछ सेम है। ठीक है, इतना क्लियर था, तो उसको हम फिर से डिस्कस करते हैं। बेसिक एजुकेशन स्कीम, या इसी को हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, बिकॉज द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वर्धा में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। बुनियादी शिक्षा नई तालीम ऑल आर सेम। इंग्लिश में है 73, हिंदी में बताइए 265, हिंदी 265, इंग्लिश 75। सम पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कुछ हमने बात की थी। ठीक है, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी। ठीक है, बाकी चीजों की बात की थी पहले इंग्लिश में, देन वी विल डिस्कस इन हिंदी टू। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट फ्री एंड कंपल्सरी की बात की गई थी, ये हमने बोला था। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हमने बोला था, लिंकिंग एजुकेशन, सेल्फ सपोर्टिंग भी बात की थी। सेल्फ सपोर्टिंग याद है क्या बोला था हमने? जो क्राफ्ट बच्चों से बनवाए जाएंगे उनको सेल करके जो पैसा अर्न करेंगे उससे स्कूल की सैलरी और बाकी खर्चे हम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम टॉपिक कौन सा आपने अभी बोला है? कुड यू प्लीज रिपीट मैम? टॉपिक योर वॉइस इज नॉट क्लियर। टॉपिक यू आर आस्किंग? यस मैम, यस। सॉरी मैम। You are asking the topic, right? राइट मैम, राइट। Yeah, I am discussing basic education scheme or Vardha scheme of education or Zakir Hussain committee, you can say. All things ओके are ओके। same. It means if you are searching, it's on page number 75. एंड हिंदी 265 राइट? Hindi 265, it's already written. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। Okay. ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग हमने क्या बोला था? जितने भी क्राफ्ट बनेंगे स्कूल में उसको बेच के टीचर्स की सैलरी दी जा सकती है या बाकी खर्चे निकाले जा सकते हैं। तो एजुकेशन कैसा हो जाएगा? सेल्फ सपोर्टिंग। उस टाइम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस टाइम पे उनसे हमें पैसा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन कैसा हो जाएगा? सेल्फ सपोर्टिंग। उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में गांधी जी ने बोला, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? मदर टंग। ठीक है, मदर टंग या मातृभाषा हम जिसको बोलते हैं, मातृभाषा वो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकें।
और 5th क्लास के बाद जिन जिन स्कूलों में इंग्लिश सिखाई जाती थी, उस टाइम पे दोनों चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो बोला 5th क्लास के बाद जहाँ इंग्लिश सिखाई जा रही है वहां सिखा सकते हैं, पर 5th क्लास तक एटलीस्ट मदर टंग रखिए। और यही बात अभी एनईपी 2020 में भी बोली गई है, सेम बात बोला है ना कि 5th क्लास तक जितना हो सके उनको मदर टंग में पढ़ाइए, मातृभाषा में पढ़ाइए। यही बात अभी भी बोली गई है, 5th क्लास तक की बात बोली गई थी, वही बात गांधी जी ने भी बोली है। ठीक है, तो सेम बात बोली गई थी। यस, सेकंड पेपर आप नहीं लेके आए? नहीं, ये है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, मैम से नहीं मिला, सेट में नहीं मिला, क्या दिक्कत है? मेरे पास 7 बुक है, उसमें से ये वाला समकालीन भारत। अच्छा, अभी नहीं आई होगी मे बी, ऐसा कुछ। आप किसके साथ बैठ जाओ? 5 है बुक तो। 7 बुक है, पर उसमें ये वाली बुक नहीं है। कोई और आई है आपके पास? हाँ, मैंने वो इकोनॉमिक्स ले रखी है। वो तो टीचिंग सब्जेक्ट हो गया ना, ऐसे ये कॉमन बुक है। ये कॉमन बुक है, ये सबको ही पढ़ना है। टीचिंग सब्जेक्ट तो अलग है। ये तो इंग्लिश की है। ये और एक नहीं, ये तो पैकेट है। 5 में 3 कॉमन होते हैं जो सबके पास होते हैं, इधर इंग्लिश और हिंदी, किसी भी मीडियम में पेपर वही होगा। बाकी जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं। एक इकोनॉमिक्स है मेरे पास और एक कौन से यही होगी। यही होगी। कोई बात नहीं, अगर अभी आप लेके नहीं आए हो, आप किसी के साथ बैठ जाइए, ठीक है, और मैं समझा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो या लिख लो। 3 बुक लेके आई, इस कंफ्यूजन में कि मतलब पता नहीं। कोई बात नहीं, आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे आप? नहीं, मतलब ले रही थी, बट मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। ऑनलाइन में दिक्कत होती है, 10-12 नेटवर्क मिनट इशू में और मैं बाकी बैठ के चीजें। तो आप आ ही जाया करो, ऑफलाइन आ जाया करो। और अभी ये पेपर तो अभी चलेगा थोड़ा टाइम, है ना, इसमें है अभी टॉपिक्स बहुत सारे। अभी आप इनके साथ हिंदी मीडियम है आपका? हाँ, तो इनसे शेयर कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन लेसन क्लास, वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद गांधी जी ने और किस चीज पे फोकस किया? वैल्यू एजुकेशन पे। और आज की जो हमारी सोसाइटी है, जनरेशन है, उसके लिए भी वैल्यू एजुकेशन बहुत ज्यादा नीडेड है ना, वैल्यू एजुकेशन। क्योंकि गांधी जी क्या फॉलो करते थे फिलॉसफी में? गांधी जी की फिलॉसफी थी आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ठीक है, गांधी जी बोलते थे आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, है ना, वैल्यू होनी चाहिए, लोगों को लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो ऐसी चीजें उसके लिए गांधी जी ने बोला कि वैल्यू एजुकेशन तो जरूर होना चाहिए। यस, गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। मैम आप मुझे बताएंगे हिंदी में पेज नंबर कौन सा है जो आप क्वेश्चन अभी करा रहे हैं? हिंदी में 265 है, और हिंदी के ओके बुक से हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बाद। ओके ठीक है, थैंक ठीक यू है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग भी है तो वी विल डिस्कस। ओके थोड़ा पॉइंट आगे पीछे होंगे, बातें तो वही होंगी जो सेम गांधी जी ने बोली है। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन बोला था गांधी जी ने, इसलिए मोरल वैल्यू पढ़ाई जाती थी पहले स्कूल्स में। लगे याद हो, आप लोग छोटे होंगे तो आप लोगों ने तो कम से कम पढ़ाई है, अभी जो जनरेशन आ रही है वहां पे नहीं, लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, आजकल सबसे कमी जो है वो मॉरल वैल्यूज की ही है। ठीक है, न्यूज आई थी जो मैं बताती हूँ आपको हमेशा, एमबीए वाले बच्चे पकड़े गए थे मोबाइल चोरी करते हुए दिल्ली मेट्रो में। तो वैल्यू एजुकेशन बहुत नीडेड है। ठीक है, एमबीए की डिग्री थी, पुलिस ने जब पकड़ा, पूछताछ की, पता चला एमबीए होल्डर थे वो और मोबाइल चोरी कर रहे थे। ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा? आपने जो टॉप रैंक है, मास्टर डिग्री ले रखी है, और मोबाइल में आपको फोन चोरी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन की कमी है, साफ साफ दिखाई देता है, बहुत सारे इंसिडेंट पे दिखाई देता है। ठीक है, चाय भी तो बेच रहे हैं ना। चाय बेच रहे, देखो दे आर डूइंग सम वर्क, मेहनत कर रहे हैं, किसी को चीट, हाँ वो चीट नहीं कर रहे हैं। वो भी तो काम ही है, चोरी भी तो एक तरह से बढ़ती है। नहीं, ये वर्क नहीं है ना, आप किसी को हार्म पहुंचा के कुछ काम कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड, है ना। चाय बेच रहे हो, बेच रहे हो, कुछ दे रहे हो, उसके बदले पैसे ले रहे हो, तो यू आर डूइंग सम वर्क, है ना। लेकिन पढ़ लिख के आपको अगर यही नहीं समझ में आया व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल, है ना, क्या सही है क्या गलत है, अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हो, इतनी टॉप की डिग्री लेके, मास्टर डिग्री टॉप ही है समझ लो, उसके बाद वो लेने के बाद अगर आपको वैल्यू ही नहीं पता कि भाई क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट जीरो है। जो हमने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी, जो डिसाइड करना होता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो तो आपका बिल्कुल खत्म हो गया, फिर क्या फायदा एजुकेशन का, है ना। तो वैल्यू एजुकेशन, और आज भी ये बहुत नीडेड है। आजकल के बच्चों को तो सुनाई जानी चाहिए कहानियां, स्टोरीज वगैरह, उससे जो सीख मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है धीरे धीरे।
बच्चे बोलते हैं पकाओ मत आगे बढ़ो। हाँ, नहीं तो वो कहाँ से आई है थिंकिंग, वही है ना, उनको लगता है नहीं तो ऐसा नहीं, लेकिन बचपन से सिखाओगे तब नहीं बोलेंगे। नर्सरी के बच्चे में अगर ये कि नहीं ये पढ़ा जाता है, समझा ऐसा होता है, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगा। सडनली जाके 6 के बच्चों को पढ़ाओगे, वो बोलेगा ही कि चलो आगे बढ़ो, है ना। तो बचपन से कोई हैबिट बनती है, सडनली कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद आते हैं को एजुकेशन। ठीक है, तो गांधी जी ने को एजुकेशन को सपोर्ट किया था। yes. गांधी जी ने बोला था को एजुकेशन स्कूल्स होने चाहिए। उन्होंने नहीं बोला कि सेपरेट पढ़ाओ या जेंडर बायस रखो, आप नहीं बोला। उन्होंने बोला को एजुकेशन होना चाहिए। चलिए एक दिन किसी दिन डिबेट करेंगे को एजुकेशन पे और अलग उस पे, ठीक है, फुर्सत से। अभी बहुत सिलेबस रहता है बाद में। नहीं है, ये तो पूरी क्लास डिबेट करने बैठी है, बस टॉपिक निकलना चाहिए। नहीं, हमारा सिलेबस बहुत है। कि वो जो अभी सीटेट का निकाला है इन्होंने, मतलब एग्जाम, वो हमें मतलब फर्स्ट ईयर वाले नहीं भर सकते, सेकंड ईयर अपीयरिंग जो होते हैं ना वो भर सकते हैं आप। मैम वो परफॉर्मा सीटेट वाला परफॉर्मा में मैंने गया है तो फर्स्ट ईयर वाले भर रहे हैं। 265 तो एक्सपीरियंस के लिए ही होगा, आप रिजल्ट लेके और बैठोगे और क्या। हाँ, अभी तो काम तो अभी 1 साल बाद ही आने वाला है। अफेयर में कर लेंगे। मतलब उसका फिर हमें यूज नहीं होगा। नहीं, अगर आपके पास बीएड ही नहीं हो, सीटेट की डिग्री, तो किसी जॉब में भी आपको वो नहीं होता है, मतलब अभी काम नहीं आएगा आप जॉब में। कभी-कभी फर्स्ट ईयर क्लियर होने के बाद और अगर आपकी सीटेट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फिर कर लो, उसमें क्या, अभी कर लो जिसको करना है, डालना है। 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से हो जाता है। ऐसे तो भाई हाँ, जो सेकंड पेपर है उसमें तो 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी पढ़नी होती है उसमें। मेरा जो पेपर क्लियर है उसमें क्या है, सब कोई अपना गवर्नमेंट जॉब का जब कर रहा होता है, सब कोई क्या कर रहा है, 6 to 8 की एनसीईआरटी एक बार पढ़ो निकल जाएगी, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी कुछ मतलब सब्जेक्ट के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी हिंदी इंग्लिश और वो आपको करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे सबका निकल जाता है। हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस क्लास सीटेट डिस्कशन ओवर। अभी सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके 2 बच्चों का हुआ है अभी सीटेट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो गया उनका। हाँ, हो गया। आपका भी हो जाएगा। सीडीपी को एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, गांधी जी ने को एजुकेशन को सपोर्ट किया। फिर स्टॉपेज ऑफ एजुकेशन, ये हिंदी में बोल रहे हैं मगर है तो वही पॉइंट मात्र। स्टॉपेज ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है उस टाइम पे जैसे अलग अलग टाइप की स्कूल चल रही। हिंदी मीडियम में मैं कराऊंगी, आप परेशान मत हो। हिंदी की बुक से कभी कभी पॉइंट्स आगे पीछे होते हैं, मैं इंग्लिश की बुक से करा रही हूँ, फिर आपकी बुक से कराऊंगी। ठीक है, अभी आप सुन लो, समझ लो। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ एजुकेशन उस सेंस में यूज करने जैसे मान लो इंग्लिश क्लास, ठीक है, मान लो एजुकेशन चल रही है सिस्टम, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, उस टाइम पे हर टाइप के स्कूल थे, तो मान लो कोई बच्चा ट्रांसफर लेना चाहता है तो आफ्टर 5th आपको ट्रांसफर कर दे सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो। अभी भी बच्चे से ट्रांसफर लेते हैं 6 में किसी और को कहीं और ट्रांसफर लेते हैं। यही सब चीजें जो हम अभी कर रहे हैं ये गांधी जी ने उस टाइम पे बोली थी चीजें। ठीक है, बच्चों को ट्रांसफर लेने के लिए अलाउड है। ठीक है, 11 ईयर्स या 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद। प्राइमरी फॉर रूरल एरिया, जिसमें बोला जाता है जितनी भी गांधी जी ने बातें बोली ना उस टाइम में हमारा एग्रीकल्चर मेन वो था, ठीक है, इंडिया का। तो जितने और रूरल एरियाज ही ज्यादा थे, तो गांधी जी की जो पॉलिसी है ज्यादातर रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को फोकस करके ही बनाया गया। हिंदुस्तानी, जाकिर हुसैन कमेटी ने बोला हिंदुस्तानी को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करो कॉमन लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज की तरफ, जो अभी हिंदी है मेन नेशनल लैंग्वेज के तौर पे हर स्टेट में भी पढ़ा जा रहा है। टीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स होने चाहिए कॉम्पिटेंट, कैपेबल, जो मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक का एग्जाम 10th का एग्जाम होता है, मैट्रिक का एग्जाम बोलते हैं, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, कि उस तक के लेवल के पढ़ाने के लिए कैपेबल हो टीचर। ठीक है, तो टीचर्स कैपेबल होने चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो थ्रू एनी काइंड ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी करा के पढ़ा रहे हैं। जैसे आजकल हो गया ना कि पढ़ा रहे हो कुछ भी
तो रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी आपको करानी है। जैसे गांधी जी ने बोला आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्राफ्ट करवाना चाहिए बच्चों को, क्राफ्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। और कुछ ना कुछ बेसिक क्राफ्ट की टेक्निक बच्चों को पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। करिकुलम में क्या क्या बोला, क्या क्या रखना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट तो नंबर 1, गांधी जी का पूरा जो पॉलिसी थी, ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड थी, तो हैंडीक्राफ्ट इंक्लूड करना ही है, मस्ट है। उसके बाद मदर टंग, ठीक है, इन्होंने बोला 5th तक आप मदर टंग पढ़ाइए, अरिथमेटिक, ठीक है, छोटी क्लास की मैथमेटिक्स को हम अरिथमेटिक भी बोलते हैं, तो अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स ही होता है। सोशल स्टडीज पढ़ाइए, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, हिंदुस्तानी, एक जो इन्होंने लैंग्वेज बोला, एक लैंग्वेज वहां पे होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हैं। गुड आफ्टरनून का खोलोगे तो आवाज वो होगी, फैन को थोड़ा बढ़ा दो या तो आई थिंक वो कम पूरा ही है। अभी तो बाहर से आए ना, थोड़ी देर में सेट हो जाओगे बैठ के, मैक्सिमम ही था। हो गया सेटल डाउन, ठीक है। तो ये थे ऑल अबाउट वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स में क्या है, गांधी जी ने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात बोली कि बच्चे का हर तरीके से जो विकास है वो होना चाहिए। वो फिजिकल है, उन्होंने बोला हेल्थ एजुकेशन करानी है, फिजिकल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन की बात की, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, हर तरीके की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, साइंस मैथ सब कराने को बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इस पूरी पॉलिसी का जो मेन फोकस था चिल्ड्रन या चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट पे था। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा ना लेना पड़े, स्कूल अपने आप में सेल्फ सपोर्टिंग हो सके, अपने स्कूल का क्राफ्ट बेच के पैसा आएगा और उसी से स्कूल चला सकते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है। जो मेथड्स कुछ टीचिंग मेथड्स बताई उन्होंने, एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड्स बताए, तो वो बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट थे जैसे, ठीक है, रूसो थे, साइकोलॉजिस्ट हैं, रूसो है एजुकेशनिस्ट है, या पेस्टाल्डी है या फ्रोबेल है, तो इन्होंने जो मेथड्स बताए थे उन पे वेल रिसर्च करके गांधी जी ने बताया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया कि इस मेथड से पढ़ा, वेल रिसर्च करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं ये मेथड सुटेबल रहेंगे बच्चों के लिए, तब उन्होंने बताया था। तो बहुत वेल रिसर्च एक चीजें थी जो गांधी जी ने बोली, उस टाइम की बोली हुई जो बात आज भी चल रही है, कहीं ना कहीं बहुत वो अच्छी बातें थी, टू द पॉइंट था, ठीक है, साइंटिफिक था, है ना, लॉजिकल थी चीजें। डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट किया जा रहा था। डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, क्या होता है कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो अपना अपना काम करते हैं लोग, ठीक है, जैसे कोई वो बना रहा है, बास्केट बना रहा है बैम्बू का, कोई वुल से कुछ बना रहा है, तो सब अपने अपने काम में है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर में ऐसे स्टूडेंट क्या करेगा, जब आप खुद उसका काम करोगे ना, आपको समझ में आएगी उस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। And next time when you see someone doing that work, you will definitely respect him or her, है ना। अगर आप खुद वो काम करोगे, आपको मेहनत पता चलती है कि इस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है ना, तो आप उस इंसान को भी रेस्पेक्ट करोगे कि उसने इतनी मेहनत करके ये चीज बनाई है, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो वो भी सिखाता है कहीं ना कहीं, ये स्कीम वो चीज भी सिखा रही है बच्चों को। सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स सबको ध्यान में रखा गया है इस स्कीम में, तो ये सब सारे इसके प्लस पॉइंट हैं। उसके बाद आती है डीमेरिट। हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स में को रिलेट करने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे टीचर्स के पास इतनी नहीं थी। उस टाइम तो कैपेबल और डिग्री वाले टीचर मिल जाए वही मुश्किल है, ठीक है। फिर हर सब्जेक्ट को क्राफ्ट से पढ़ाना, दूसरे से लिंक करके पढ़ाना, तो ये सब बहुत हाई लेवल की बात थी उस टाइम के लिए। थ्योरेटिकल तो अच्छी थी, प्रैक्टिकली थोड़ा इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा था। फिर ट्रेन टीचर चाहिए थे जो इजीली अवेलेबल नहीं थे, ये हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट हैपन थ्रू हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। पूरा जो हम बोले कि सारा खर्चा हम स्कूल करते, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्राफ्ट कैसा भी बनाएंगे उतना इतना परफेक्ट नहीं होगा कि बहुत हाई प्राइस में आप बेच सको, सीधी सी बात है। इमेच्योर क्राफ्ट कुछ बनाएगा बच्चा, क्ले से बना रहा है, मिट्टी से बना रहा है, बैम्बू का ही बना रहा है, इतना परफेक्ट तो नहीं बना पाएगा जैसे बड़े लोग बनाते हैं। तो ये कहना कि ठीक है सेल करके आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन पूरा स्कूल उस खर्चे से चलेगा, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती है।
ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि बच्चा उतना मैच्योर नहीं बना पाएगा, कोई इतना पैसा नहीं देना चाहेगा उस चीज को। लोकल मार्केट में एक बड़े की बनाई हुई चीज और एक बच्चे की बनाई हुई चीज सेम प्राइस में नहीं बिकेगी, है ना। कोई भी पैसा दे रहा है तो अच्छा ही लेना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अर्न कर सकते हैं पर इतना नहीं कर सकते कि पूरा सेल्फ सपोर्टिंग हम हो जाए। ठीक है, टाइम टेबल एंड बुक्स हैव नॉट बीन एडिक्वेटली डन। टाइम टेबल वगैरह इतना मतलब परफेक्ट नहीं था, जितना जिनको समझ में आ रहा था, या बुक्स वगैरह जो थी वो इतनी अवेलेबल नहीं थी जितना बोला गया था। ठीक है, एक बार हिंदी में देखे थे, हिंदी की बुक देखिए, हिंदी की बुक में देखते हैं। हाँ, ये रहा प्राथमिक स्तर में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा क्रियाओं और रुचियों। कौन सा 264? नो मैम 257 264 पे भी है। नहीं, ये तो गुड अबाउट रिपोर्ट है, ये तो गुड अबाउट रिपोर्ट है। नो मैम उस पे भी है बट वो उसमें छोटी है बट 257। यस मैम हाँ 257 258। वो जाकिर हुसैन मिल रहा था ना, तो ये जाकिर हुसैन समिति नहीं था। 258 है हिंदी में पेज नंबर। ठीक है, 265 की जगह 258 पे देखिए। हिंदी वाले बच्चे ऑनलाइन हिंदी का डिस्कस कर रहे हैं। 258 ना हस्त कौशल वाला मैम 7 257 57 पर 58 में ही आ जाएंगे ऐसे रिकमेंडेशंस के लिए ना, इसलिए 258। ठीक है, रिकमेंडेशंस के लिए से भी 258 पे आने वाले हैं। 7 से 14 आयु वाले वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो हम बोल रहे हैं वो उस टाइम पे उन्होंने बोला था। माध्यम मातृभाषा हो जो अभी हमने बोला है ना, हस्त कौशल के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो हम बोल रहे थे। पाठ्यक्रम बच्चों को अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाए, जो बच्चों की नीड है उस हिसाब से तैयार किया जाए करिकुलम को। स्वावलंबी हो, जो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात कर रहे थे वही बात है। ठीक है, बट मैम उन्होंने तो 7 चीजें बताई थी ना, और ये 5 हमने अडॉप्ट की थी। हाँ, हैंडीक्राफ्ट वाली की थी, मदर टंग वाली तो अभी भी कर ही रहे हैं, अभी तक भी चल ही रही है बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये 7 बताई। हाँ 7 बताई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं भी हो पाई उस टाइम पे, है ना, जो जितना हम इम्प्लीमेंट कर सके हमने किया था। और ये तो वो शॉर्ट में ही दे दिया ना। खैर समिति कौन सी है? जाकिर हुसैन कमेटी का हम इसलिए आपको सेम करके ही बता देते कि वर्धा स्कीम की बातों पे ही फोकस डाला गया, क्या प्रिंसिपल बोला गया, क्या चीज एनालिसिस। तो अगर आपको लिखना है आप सारी चीजें ये भी लिखोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई नंबर नहीं कट रहे हैं आपके। इसलिए हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि इसी का डिस्कशन उस कमेटी में है, सारी यही जो बातें बोलेंगे, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इसको थोड़ा डिटेल में एलाबोरेट किया जाकिर हुसैन कमेटी ने कि गांधी जी ने ये बोला था तो इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बाकी पॉइंट सारे सेम, इसलिए हम सेम ही बोलते हैं कि सारा सेम। ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी बोले, वर्धा स्कीम बोले, सब कुछ सेम। उसके बाद आते हैं सर्जन रिपोर्ट में 1944। बस ये लास्ट है। ठीक है, सर्जन रिपोर्ट लास्ट है। इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हिंदी में भी इसके बाद ये देखिए सर्जन रिपोर्ट, हाँ उसके नीचे ये लास्ट यही है, जो इम्पोर्टेंट होती है ना पॉलिसीज उसमें लास्ट यही है सर्जन रिपोर्ट। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आजादी के पहले की जितने भी पॉलिसीज है वो यहाँ पे समाप्त है, खत्म है। इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जो पॉलिसीज है वो सिंगल आती है पूरे डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये तो मर्ज होके आ जाएगा, ये शॉर्ट नोट निकालेंगे, जैसे मैंने बोला डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हो गया, ये सब चीजें। और नहीं तो ये मर्ज में ही आता है कि कॉलोनियल पीरियड में ओवरऑल कैसा था एजुकेशन सिस्टम, और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले सब सिंगल आते हैं, अलग अलग आएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अलग से आएगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अलग से आएगा ऐसे। ये मतलब आएगा पक्का इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, एक तो आजादी के पहले हो गया, एक तो आजादी के पहले हो गया, प्री इंडिपेंडेंस वाला हम यहाँ समाप्त करेंगे सर्जन रिपोर्ट में। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू करेंगे आजादी के बाद। ठीक है, इसका भी मतलब उसके साथ ही मिलकर आएगा ना? मिलके नहीं आएगा, सर्जन रिपोर्ट तो कॉलोनियल के अंदर ही आ रहा है 1944 वाला।
ये एक साथ आएगा। ठीक। ये खत्म करने के बाद सर्जेंट रिपोर्ट करने के बाद हम आ जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की पॉलिसीज पे। ठीक है, सर्जेंट सर्जेंट कमीशन और सर्जेंट रिपोर्ट एक ही है। कमीशन बोलिए, रिपोर्ट बोलिए, ठीक है, कोई भी कमेटी रिसर्च करती है अल्टीमेटली रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है, तो सर्जेंट कमीशन आप कह दीजिए, सर्जेंट कमीशन। पहले हिंदी की बुक से डिस्कस कर लेते फिर इंग्लिश में। नाइनटीन बताओ, नीचे 1994 लिखा हुआ है, 44 का है ये। हाँ, हिंदी में देखो 1994 लिख दिया। 1944 नहीं, नीचे नीचे यहाँ पे 1990 किसकी बुक है देखो 1994। हाँ वही तो 44 होना चाहिए, 94 थोड़ी ना। तो 44 सही कर लीजिए, हिंदी की बुक में ना 1994 दे रखा है। 44 है, प्री इंडिपेंडेंस में आया था सर्जेंट कमीशन, पोस्ट में नहीं, और 1994 में तो बिल्कुल भी नहीं है। 94 में नहीं है ना, थोड़ा सा गलत है। 94 को सही कर लीजिए हिंदी वाले बच्चे। हिंदी की बुक में बहुत जगह ना 1994 दे रखा है, 94 नहीं है, 44 है। बट मैं वही देखे ना, हिंदी में ठीक दे रखा है, इंग्लिश में तो गलत होता है। हाँ मतलब बुक तो आप ही की है ना, उसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें ही लिखा, सही कर लो उसको, कंफ्यूज मत होना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मगर इंग्लिश हमेशा मैम कितना करेक्ट करना था? करेक्ट द मिस्टेक, करेक्ट द ईयर इन हिंदी मीडियम। बोर्ड में मैम सुनाई नहीं दे रहा है। अगर हिंदी में गलत है तो कोई गलत नहीं है, अगर इंग्लिश में गलत है 1944 1944। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कशन होने लगा कि अब क्या, उस टाइम पूरा वर्ल्ड ही डिस्टर्ब था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद बोला गया कि एक आप इवैल्यूएशन करिए कि क्या चल रहा है, क्या चेंजेस। 45 में खत्म हुआ था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर। खत्म होने वाला था, समझो यही चल रहा था। उस टाइम पे डिस्कशन हुआ कि हमें करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ले लो आप उस टाइम पे, ठीक है। 45 में खत्म। हाँ तो एक साल का मान लो उन्होंने बोला, पहले जब चल रहा है तो देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं इस चीज को लेके, तो इसमें तो सर्जेंट कमीशन को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए। सर्जेंट कमीशन एक कमेटी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो हर टाइम क्या होता था, टाइम टू टाइम वो किसी न किसी कमीशन को अपॉइंट करते थे। सर्जेंट कमीशन क्या होता है, हम ना जो इंचार्ज होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, हेड मान लो, चेयरपर्सन, उनके नाम से उस कमीशन का हम नाम रख देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर सर्जेंट क्या थे, इस कमेटी के चेयरपर्सन मान लो, हेड मान लो, वो थे, ठीक है। तो उनको अपॉइंट किया जाता है, हम डिस्कस करते हैं, मान लो क्लास बातें नहीं, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो आप रूल कर रहे हो किसी कंट्री पे, ठीक है। तो आपको वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखना है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं। अभी भी देखो कोई जांच का वो हो जाता है, फंस जाते कोई मिनिस्टर, ये वो, तो बोलते नहीं हम कमेटी बनाएंगे, हमें रिपोर्ट मिलेगी तो हम करेंगे कार्रवाई, बोलते हैं ना। तो ये भी इन्होंने भी क्या किया, कमेटी, सर्जन थे वो अच्छे थे, ठीक है, उनको नॉलेज थी चीजों की, तो बोला आपके अंडर हम एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। आपको देखना है कि इंडिया में भी प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है, सेकेंडरी एजुकेशन की क्या हालत है, ठीक है। उसके ऊपर आप रिपोर्ट सबमिट करिए, और कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन भी बताइए। ये भारतीय लोगों द्वारा ही बनाई गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1944 ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बनाई, ठीक है। ठीक है, तो प्राथमिक, माध्यमिक जो है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और हायर एजुकेशन, बोला सबको स्टडी करिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो बताना है। उसके बाद बोला विमेन एजुकेशन के लिए, मास एजुकेशन के लिए, ठीक है, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, और विकलांगों की शिक्षा, ठीक है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी शिक्षा जो बोलते हैं, इंडस्ट्री मतलब बिजनेस और तकनीकी जो बोलते हैं, ठीक है, उसका। उसके बाद अभी तक नियुक्त आयोगों और समितियों के सुझावों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके पहले जी बहुत सारी कमेटी आ गई, हमने पढ़ ली ना इतनी सारी, तो सर्जेंट कमीशन को ये भी बोला गया कि पहले वाले जो कमेटी आए हैं उसका क्या इफेक्ट अभी तक आपको देखने को मिला इंडियन एजुकेशन पे, उसको भी आपको बताना है रिपोर्ट में। उसके बाद
ये भी बताना है कि आगे का जो एजुकेशन सिस्टम या पैटर्न आप चेंज करना चाहते हो कुछ, तो वो भी आप डिटेल में बताइए कि आप क्या करना चाहते हो उसमें। ठीक है, करके बताना, जैसे कि पहले हमें कमियां बता दी। बिल्कुल, तो सजेशन भी तो बताओगे। सजेशन मैं बोलूँ कि हाँ बहुत गर्मी लग रही है, प्रॉब्लम क्या है, फैन नहीं है, तो सजेशन में हम क्या बोलेंगे, या तो आप एसी लगवाइए या तो फैन का नंबर बढ़ाइए। ये शॉर्ट तो उसमें ही आएगा। सर्जन रिपोर्ट नहीं है तो उसमें इंक्लूड होके आता है, कॉलोनियल में आता है ज्यादातर। ठीक है, तो फिर सर्जन के ने, ठीक है, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन जो कमिटी थी वो थी, उसका नाम था CABE, और उसी के हेड थे सर्जन। ठीक है, उसके अंदर में अच्छा, इसके बाद इन्होंने फिर दिया ही नहीं, थोड़ा सा देना तो ये था ना सजेशन वगैरह। मैम ये दे तो रखा है कम से कम। कहाँ दे रखा नहीं, इतना तो दे रखा है, कभी कभी ये भी नहीं होता है। इसमें तसल्ली करना सीख लिया कि इतना तो दे रखा है। सजेशन देखिए, ठीक है, सर्जन रिपोर्ट समझ में आ गया, सजेशन देखिए क्या क्या है। सजेशन में इन्होंने बोला कोई यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी, जो वर्धा स्कीम में भी बोला गया था सेम चीज, ये तो सब ने बोला, हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये NEP में भी बोल रहे हैं, RTE में भी बोल रहे हैं, हर चीज ये तो बोलते ही है, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन आपका फ्री एंड कंपल्सरी होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात सर्जन रिपोर्ट ने भी बोली कि ये तो होना ही चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी जो हम बोलते हैं यूनिवर्सल, कि हर एक के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल हो, हर एक को एजुकेशन मिले, यूनिवर्सल। ठीक है, ये चीजें होनी ही चाहिए। 6 to 14 ईयर्स तक इन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला एलिमेंट्री जो स्कूल है, ठीक है, वो जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक में अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, एलिमेंट्री जिसमें बोला कि जूनियर बेसिक एजुकेशन अलग कर दीजिए, सीनियर बेसिक अलग कर दीजिए। जूनियर बेसिक बोला 6 to 11 के लिए जूनियर बेसिक होगा, और 11 से 14 ईयर तक सीनियर बेसिक कर देंगे। और मदर टंग होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो वर्धा में बोला वही इन्होंने भी बोला कि होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, कौन सी बुक है आपके पास मैम? बालाजी, पेज नंबर 77, इंग्लिश मीडियम। बालाजी, कौन सा बालाजी जी है सब्जेक्ट है? सबके पास? हाँ सबके पास बालाजी है, मगर कौन सा सब्जेक्ट है? आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम। आप पेज नंबर 77 आप रेफर करिए। 77 हाँ बुक जी, कौन सी है? सर्जन रिपोर्ट के नीचे जो पॉइंट वाइज दिए हुए हैं ना, पॉइंट हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर पेपर टू यूनिट 2। एक्सक्यूज मी मैम, हो गया, आपको क्लियर, मिल गया? एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम मेरे पास लक्ष्मी की बुक है, और ये लास्ट वाला जो आप करवा रहे हैं ये नहीं है, बाकी इससे पहले वाले मिल गए हैं। हाँ जी मैम। कुरुक्षेत्र है आपका? हाँ जी मैम। कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मी है। बालाजी आपके पास? मेरे पास लक्ष्मी का है वो। सर्जन रिपोर्ट कहीं ना कहीं आगे पीछे होगा, दे रखा होगा, या शॉर्ट नोट में दे रखा होगा। मैम नहीं एक बार है, आप आराम से सर्च करना उसको। पूरा चैप्टर देख लिया, इसमें नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम लक्ष्मी वाले में 94 पेज नो नंबर। मैम, मैम एक बार आप बुक का नाम बता दो। क्या ये ऑनलाइन? मैम लक्ष्मी वाले में 94 पेज नंबर में है सर्जेंट रिपोर्ट। लक्ष्मी में 94 पेज नंबर पे, थैंक यू, किसी ने बताया 94 पेज नंबर पे है, तो प्लीज सर्च ऑन दैट पेज। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए। मैम कंटेम्पररी इन इंडिया बुक का नाम? हाँ, बुक यही है, पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। और इसमें चैप्टर का नाम यूनिट 2? यूनिट 2 चल रहा है, इंग्लिश मीडियम है तो पेज नंबर 77 रेफर करिए। इंग्लिश मीडियम नहीं है मैम हमारे पास। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की जगह सर्जन ने बोला कि इंटरनल एग्जामिनेशन करवाई थी, मैट्रिक के बाद बोर्ड वगैरह का हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने बोला नहीं इंटरनल ही रखिए उसको, फिर से वही NEP में आ गया।
अब एनईपी कह रहा है ना ये होम बोर्ड ही हो जाएगा, स्कूल में 2 बार एग्जाम लो, जो नंबर अच्छे आएंगे वो चढ़ा दो बोर्ड में। अब तो कहीं नहीं रहे कि बाहर लो, ठीक है। अब देखो अगले साल से होता है इम्प्लीमेंट की उसके अगले से होता है, यही देखना है। मदर टंग बोला नहीं, तो फिफ्थ तक तो गांधी जी ने भी बोला था ना मदर टंग ही कराओ, उसके बाद आप करवा सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में, तो इन्होंने भी वही बोला फिफ्थ अब मदर टंग रखो बिगिनिंग में। फिफ्थ तक वाले। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि हिंदी कंपल्सरी थी। मदर टंग इज नॉट हिंदी, मदर टंग इज द रीजनल लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, उसका तेलंगाना का है तो तेलुगु बोलेगा, है ना, आसाम का है तो असमीज बोलेगा, पंजाब का है तो पंजाबी बोलेगा। मदर टंग इज दैट लैंग्वेज, हिंदी नहीं बोल रहे, हिंदी नहीं थोपा गया था कहीं भी। मगर बिहार वालों को ऐसे नहीं बोल सकते बिहारी लैंग्वेज, वो बोली है, वो भाषा नहीं है, दैट इज नॉट लैंग्वेज। जिसका रिटन बोली हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है, पंजाबी लैंग्वेज है क्योंकि उसका रिटन स्क्रिप्ट है आपके पास। हाँ, मैथिली का रिटन है, भोजपुरी का रिटन नहीं है, भोजपुरी बोली है, मैथिली लैंग्वेज है, भोजपुरी बोली है ना, तो ये फर्क है। देखो जिसकी रिटन स्क्रिप्ट है ना दैट इज लैंग्वेज, और सिर्फ आप बोल रहे हो हरियाणवी भोजपुरी बोली है, टोटली बोली है, वो कोई नहीं है। लेकिन तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, सबका रिटन भी है और ओरल भी बोल रहे हो तो दैट इज लैंग्वेज। तो मदर टंग हम उसको कंसिडर, क्योंकि बच्चों को खाली बोलना थोड़ी सिखाना, लिखना भी सिखाना है, तो मदर टंग बोलेंगे तो हम लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं, बोली को कंसिडर नहीं करते। मदर टंग बोले तो वन लैंग्वेज दैट कैन बी स्पोकन, दैट कैन बी रिटन, ठीक है, जिसको आप बोल भी सको, जिसको आप लिख भी सको, वो होगा मदर टंग, ठीक है। मदर टंग में ये नहीं कि बिहार में कहीं भोजपुरी चल रहा है या हरियाणा में हरियाणवी बोलते तो उसी लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाए, नहीं, क्योंकि उसमें लिखा नहीं पाओगे ना, आप लिखवाओगे कैसे, तो नहीं लिखवा पाओगे। तो जिसकी रिटन स्क्रिप्ट है, जिसकी स्पोकन वो है, वो चीज मदर टंग में ली जाती है। तो मदर टंग या हिंदी नहीं बोला जा रहा है, जिस रीजन में जो बच्चा जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें सिखाइए, ठीक है, ये बात बोली गई है। मिडिल स्कूल स्टेज में, ठीक है, बोला है कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के ऑप्शन होने चाहिए, मतलब बच्चे के पास चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी मत कर दीजिए, मिडिल स्कूल है, बच्चा अभी प्राइमरी से निकल के आया है कि नहीं हार्ड एंड फास्ट है कि आपको यही पढ़ना है। एक आधा सब्जेक्ट का आप ऑप्शन रखिए कि इसमें से आप चूज करो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, ठीक है। तो बोला मिडिल स्टेज में जो थोड़ी रिजिडिटी हो रही है, सर्जन रिपोर्ट ने बोला, कमीशन ने बोला कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन दीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए। अभी जैसे एनईपी में भी बोल दिया गया है ना, एनईपी में भी 9, 10 में आपको ऑप्शन मिलेंगे, सब्जेक्ट्स की वैरायटी रखी गई है ना, बुफे लगा हुआ है, जिसको जो पसंद है चूज करो। जैसे आगे भी ग्रेजुएशन में मिलता है, इग्नू वाले बहुत ऑप्शन देते हैं, इग्नू में भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए ना बहुत ऑप्शंस होते हैं, मिला के इतना क्रेडिट बनना चाहिए, उसके लिए आपको ऑप्शन होते हैं कि आप ये चूज करना चाहते हो, वो चूज करना चाहते हो, तो बोला इग्नू में भी है, बहुत सारे ऑप्शन देता है, क्रेडिट के हिसाब से आपके पास ऑप्शन रहता है, इतना क्रेडिट बनना चाहिए। अब हर सब्जेक्ट का क्रेडिट डिसाइड है, टोटल इतना बनना चाहिए, उसमें से आप चूज कर लो जो आपको लेना है, इतना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डीयू में भी है, हर में है, क्रेडिट सिस्टम तो चल ही रहा है, सेकंड ईयर में पढ़ोगे बीएड में क्रेडिट सिस्टम, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया सेकंड ईयर वालों को क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो बोला ऑप्शन रखिए, मिडिल स्टेज में भी ऑप्शन होना चाहिए। वोकेशनल कोर्सेज के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, देखो इधर, ठीक है, कोर्सेज को ऐसे डिजाइन करिए ताकि बच्चे आगे वोकेशनल कोर्सेज पढ़ सके, ठीक है। इस तरीके की पढ़ाई होना चाहिए कि वोकेशनल कोर्सेज में बच्चा जा सके, सिर्फ डिग्री ले लेके बैठना नहीं है, इंडस्ट्री है वहाँ भी वर्क फोर्स चाहिए, नीड है ना, टेक्निकल बच्चे भी चाहिए, तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना। हाई स्कूल, ठीक है, 6 साल का कम से कम होना चाहिए और 11 इयर्स में एडमिशन होना चाहिए, तो प्राइमरी के बाद जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें एडमिशन होना चाहिए। एकेडमिक और टेक्निकल अलग अलग होना चाहिए, बोले हाई स्कूल में जाते जाते आप अलग कर दीजिए, जो एकेडमिक्स पढ़ना चाहता है एकेडमिक्स से चला जाएगा, टेक्निकल पढ़ना चाहता है टेक्निकल में चला जाएगा। जैसे अभी कैसे 11th 12th में जाके साइंस आर्ट्स कॉमर्स डिवाइड होता था, अब तो ऐसा भी नहीं रह जाएगा, अब तो ऐसा डिवीजन रह नहीं जाएगा, अब तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा जिसको जो पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि अब वो पर्टिकुलर इन्होंने बोला ना कि वो 3 स्ट्रीम डिवाइडेड नहीं रहेगा, साइंस का बच्चा भी कुछ अगर एक उसको पसंद आ रहा है अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी चूज कर लो, फिर बच्चा तो कहीं का नहीं रहेगा कि कुछ भी चूज कर ले, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा वहां तो क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे
केवी वाले अगर टीचर की वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है, बीएससी चाहिए, टीजीटी चाहिए हो तो बोलेंगे कि ऐसे होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये मांगेंगे। अब तुमने एक म्यूजिक पढ़ लिया, एक केमिस्ट्री पढ़ लिया, एक आता नहीं, तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। दो सब्जेक्ट तो सेमेस्टर में हाँ, तो वो कुछ तो एक फिक्स रहेगा, उसके अलावा ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं। एकदम रैंडम चॉइस थोड़ी होगी कि एक साइकोलॉजी पढ़ लिया मैंने, एक म्यूजिक और एक मैंने फिजिक्स पढ़ लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये प्रोग्राम में यही तो करते हैं, कुछ से कुछ पढ़ा। नहीं, ऐसा कैसे होता है? ऐसा कुछ का कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको ना थोड़ा आगे का देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बीए प्रोग्राम में ना कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट आपको दे दिए जाते हैं जो आगे आप एलिजिबल ही नहीं होते हो। ये चीज हो रहा है। अप्लाइड जब आप पढ़ते हो ना, अप्लाइड चीजें, ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ होती नहीं है, आगे जाके वो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, तो यही तो बात है, थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए, वो तो ऑफर कर देगा। मैं तो नहीं, देखो जो जानता है उसको तो दिक्कत, उसको समझेगा कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन मान लो जो पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है, बच्चे को भी नहीं है, वो फंस जाते हैं। ये सही बोल रहे हैं, फंस जाते हैं बच्चे। हमने योगा लिया था, तो योगा में बीए प्रोग्राम में योगा लिया था, हमने भी योगा से कर लिया। अब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तो बीए प्रोग्राम में योगा भी होता है। हाँ, बहुत सी चीजें होती है नहीं पता होती है, किसी ने कुछ बताया नहीं, तो म्यूजिक वगैरह सब में मैम होने लग गया ना। नहीं, तो देखो जिसको अवेयरनेस है, जिसको पता है, वो तो अपना देख के लेगा। जिसको नहीं पता वो फंस जाता है कि तुमने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए ना, आगे तुम कहीं एलिजिबल ही नहीं हो। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, क्योंकि अप्लाइड वो लेके आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इतनी हाई फाई डिग्री लेके आते हैं। टीजीटी साइंस के लिए केवी वाले तो वहीं से भगा देते हैं। उनको तो चाहिए, उनको तो प्योर साइंस चाहिए, या तो बॉटनी जूलॉजी वाला हो, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। वो लेते नहीं है, इनको नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। वो तो सब पढ़ के आ जाते हैं, ये पढ़ के वो पढ़ के, अप्लाइड बायो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, उनको लेंगे मतलब ही उनका रूल डिसाइडेड है, नहीं लेंगे। वो प्योर साइंस लेते हैं, प्योर ही लेंगे, प्योर आर्ट्स लेंगे, प्योर ही लेंगे, वो खिचड़ी नहीं लेते। प्योर आर्ट्स में क्या क्या चीज होंगी? जो भी होगा, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, साइंस वालों का मुझे पता है, तो वो बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री फिक्स है। इसके अलावा वो किसी को नहीं लेते, वो नहीं लेंगे। टीजीटी साइंस में अप्लाइड वाले को, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमोलिकुलर और बायोटेक्नोलॉजी करके आया, उसको नहीं लेते कभी, वो रिजेक्टेड है, वहीं पे नहीं लेंगे। या उनके कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, दो तो सेटिस्फाई कर रहा होता है, तीसरा लिंक वही नहीं लेते, ऐसा है। ठीक है, ऐसा होता है। तो एकेडमिक और टेक्निकल इन्होंने बोला हाई स्कूल स्टेज में अलग अलग करना है। बोले हाई स्कूल में जो एडमिशन है वो भी सिलेक्टिव होना चाहिए, एंट्रेंस वगैरह के बेसिस पे। बोले सबको मत ले लीजिए, भीड़ में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पहले ऐसा स्ट्रिक्ट था ना, तभी बच्चे पढ़ते भी थे कि तुम एंट्रेंस नहीं निकालोगे तुम्हें नहीं मिलेगा एडमिशन, नहीं पढ़ सकते। यहाँ तो आरटीई ने भीड़ कर दिया 8वीं तक सबको, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अब प्राइवेट स्कूल वाले लगे पड़े हैं, जो फेल हो रहा है उसको पास कराने में क्या करेंगे, 10-10 नंबर ग्रेस मार्क्स दे देते हैं लोग। जो नहीं भी फेल हो रहा, मतलब पास नहीं भी हो रहा, उसको तुम धक्का मार के करो पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें सरकार को रिपोर्ट दिखानी, क्या करोगे तुम? पास सरकारी हो प्राइवेट हो सब पास कराने में लगे हुए हैं, टेस्ट ले लेके। री एग्जामिनेशन डाल तो बहुत हद से हद नहीं पढ़ रहा है, री एग्जाम डाल देते हैं, 2 महीने का टाइम दे देंगे, रिजल्ट ऑनवर्ड वो भी नहीं करते। कौन झंझट पालेगा, ना पढ़ने वाला 2 महीने बाद भी नहीं पढ़ रहा, ये हालत है। पेरेंट्स ध्यान देने वाले अगर नहीं है, जो अभी नहीं पढ़ रहा वो 2 महीने बाद भी वही निकले। लेकिन है थोड़ा बच्चा कोई होता है जो इम्प्रूव करने वाला, उस पर टीचर मेहनत करता है, तो मान लो 2-4 नंबर से रह रहा होगा, 5 नंबर से, उसको तो वैसे ही 10 ग्रेस में पास करवा रहे हैं, कर देंगे। ग्रेस ही डालना आसान है, वो 2 महीने वेट करो, पूरा शेड्यूल खराब करो उस बच्चे का, बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा है, लेकिन पहले बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, फिर तो हायर एजुकेशन के एंट्रेंस वगैरह भी बहुत टफ होते थे। ठीक है, टीचर ट्रेनर के लिए, ठीक है, सेपरेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए इन्होंने बोला था। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। और टीचर्स जो टीचर ट्रेनर होंगे, या आप लोग जैसे बीएड कर रहे हो, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, तो आप लोगों से ट्यूशन फी वगैरह एडिशनल ना लिया जाए। मतलब थोड़ा सा ऐसा रखो कि वो आराम से कर सके ट्रेनिंग, ताकि जो कंट्री में है ट्रेन टीचर्स का नंबर बढ़ सके। उसके लिए इतनी सहूलियत करने को इन्होंने बोला कि ट्यूशन फी वगैरह थोड़ा कम रखिए, टीचर ट्रेनर कोर्सेज वगैरह, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। तो ये थी सर्जन, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यहाँ पे खत्म होता है, थोड़ा अपना माइंड क्लियर करिए, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एजुकेशन सिस्टम इन कॉलोनियल रूल या
एजुकेशन सिस्टम अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस फेज पढ़ रहे थे। अब हम आ जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के, ठीक है, देश के आजाद होने के बाद की पॉलिसीज, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी क्लियर, अभी जो पॉलिसीज पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज है। पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा, आजादी के बाद का। एक वर्ड और पढ़ाता हूँ तो नेक्स्ट वो आजादी से पहले हो गया। मैम हिंदी में कहाँ पर? कॉलोनियल उपनिवेश, बेटे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नया उपनिवेश स्थापित कर लिया था ना, तो उसको बोलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हिंदी में? क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट बोलिए। मैम हिंदी में कहाँ पर है ये? अभी डिस्कस करेंगे, अभी बता रहे पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्जैक्ट ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में पेज नंबर 78, हिंदी में क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है? 99। सही से पता चल जाएगा, सही से पता चल जाएगा। 269 हिंदी में। अब देखिए थोड़ा सा ये आपको पढ़ना नहीं है पर पता होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आफ्टर 1947। अब जितनी भी पॉलिसी पढ़ेंगे हम 47 के बाद की। इसमें जो सबसे पहले पॉलिसी आई थी ना, वो थी राधाकृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, लेकिन वो नहीं पढ़ना, लिसन आपके सिलेबस में नहीं है, सुन लो पहले, पता होना चाहिए। पहला कमीशन वो था, हम दूसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम दूसरा पढ़ेंगे, पहला सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला ही कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन था, दैट वाज द सेकंड कमीशन, ठीक है, सेकंड था। पहला आपको नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता होना चाहिए। पहला कौन सा था? राधाकृष्णन कमीशन। दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राधाकृष्णन कमीशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं डिस्कस करेंगे, पर इतना पता तो होना चाहिए ना कि बीएड करके आए और हमें यही नहीं पता कि हम पहली पॉलिसी कौन थी और दूसरी कौन थी, ठीक है, ये पहली थी बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस, तो हम नहीं पढ़ेंगे। पर आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम सेकंड पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये फर्स्ट नहीं है। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस बोलते सीधे सेकेंडरी पढ़ने लग जाए तो आपको लगेगा कि आजादी के बाद का ये पहला ही है, तो ऐसा नहीं, ठीक है, बस जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बताया गया है ना। कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, कुछ दोगे, तो इतना भी पता होना चाहिए कि ये पहला नहीं है, पहला ही है। हाँ, थोड़ा सा तो मैं बता दूंगी, इंट्रो इतना तो बेसिक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन है। देखो ऐसे कोई भी ऑथर बुक लिखता है ना, जंप करके कहीं थोड़ा तो लिंक करके चलेगा ना कि ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ, ऐसा होता है। सिलेबस में नहीं, अलग से आप मत पढ़ना कभी भी, पर पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। 266 राधाकृष्णन कमीशन नॉट इम्पोर्टेंट होता, सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ने को बोला ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के था बस, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस बोला गया कि हायर एजुकेशन की हालत बहुत खराब हो रही है, ठीक है। तो इन्हें बोला गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कॉलेज वाला जो डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटीज, उसको आप स्टडी करिए, और सिर्फ उसी के बारे में सजेशन देने के लिए बोला गया था। इसमें प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन को नहीं बोला गया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के आप रिव्यू करिए और उसके सजेशन दीजिए। तो राधाकृष्णन कमीशन ने जो सारे सजेशन दिए थे वो उसी के बारे में थे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद आया सेकंड। अब हो गया कि तो आपने सारा यूनिवर्सिटी का ही करा दिया है ना, आप बेसिक एजुकेशन देखिए। अब सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने चाहिए।
तो तब आया, इसके बाद आया सेकंड आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। अब ये 2 साल क्यों होते हैं? 1 साल में कमेटी बनाई जाती है और रिपोर्ट ढूंढता है, सबमिट करता है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया 1952-53। ठीक है। और इसके जो हेड थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ना बोल के मुदालियर कमीशन बोले तो सेम है दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। हिंदी 260 पे नहीं है मैम, वो तो राधाकृष्ण वाला था। जो आपने बताया ना, 276 पे। 276 टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ही करना है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, वो 276 पे। हिंदी 276 देखिए। पानी लेके आएगा, इसको ना पानी। कोई बात नहीं, चाय तो मुझे गर्मी लगी। कोई बात। मैम पेज नंबर क्या था ये हिंदी में? 276 पे बच्चे। मैम बैठ जाओ ना फिर आप। कोई नहीं, उसका तो कुछ नहीं है, गर्मी लग रही है, थोड़ी है ही गर्मी है ना। सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। पेपर देने जाओ 1952-53। देखो अभी कोई भी कमीशन बढ़ते हैं ना, ऐसे 2-2 ईयर मेंशन होते हैं, जो टाइम लग जाता है रिपोर्ट बनाने में, सबमिट करने में। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? मुदालियर कमीशन। क्या बोलेंगे इसको? मुदालियर कमीशन। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो हम यहाँ हाँ सेकंड वाले को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, या इसी को हम मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, इसी का नाम है। इसके हेड कौन है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इस कमीशन के हेड है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इस कमीशन को हम क्या बोलते हैं? मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। हिंदी की बुक में है तो नीचे है। जल्दी से देखिए। मुझे थोड़ा दूर देखना पड़ रहा है ना, मैम की प्रॉब्लम वाला। चश्मा लेके आएगा, चश्मा। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला इन्होंने? डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी। साउथ इंडियन है ये। हाँ, नाम से ही पता चला लक्ष्मण स्वामी। बोलिए। जैसे नॉर्मल कोई टीचर ट्रेनिंग करता है, टीचिंग करता है, तो उसको मतलब किसी स्कूल में भी भेजा जाता है पढ़ाने के लिए कुछ टाइम के, तो ऐसा इस वाले में भेजते हरियाणा के इंटर्नशिप के लिए। हाँ भेजेंगे, जाते हैं हमारे बच्चे, जाते हैं हरियाणा, जाना पड़ेगा पढ़ाने। जाना पड़ेगा या तो अपने आप ही हो जाएगा? अपने आप जाओ, जरा देखो नजारे हैं, हरियाणा भी औसम, हरियाणा के लोग भी औसम, घूमो देखो जरा क्या है। यहाँ कोई हरियाणा का है तो बुरा मत मानना, औसम ही बोल रहे हैं। वैसे औसम नहीं है, अच्छे से दिल औसम। से औसम होता है। दिल से औसम, बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया टीचर, घूमो जरा। कैसे करेंगे यहाँ से? वो ऐसे थोड़ा किसी को भी पढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पे एनरोल्ड होना पर्टिकुलर कॉलेजेस से, वो स्कूल अलॉट करते हैं, ऐसा ऐसे नहीं चूज कर सकते ना अपनी मर्जी से। नहीं, आपको अलॉटेड होगा, आप खुद नहीं थोड़ी नहीं, choose कर- मैं इनको ये बोल रही हूँ कि जैसे नॉर्मली हमारे उधर जो स्कूल होते हैं उसमें जाके पढ़ा सकती हैं इस चीज का, अगर इनको एक्सपीरियंस लेना है तो इस चीज का बोल रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इसी मतलब कोर्स की बात कोर्स की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर में होगा ये, हाँ हाँ, होता है, जाना पड़ता है, एक सेमेस्टर। भेजते हैं। कंपलसरी होता है। नहीं जा- नहीं कंपलसरी नहीं है, फिर उसके Internship है होती है, चीजें, कहीं- लेकिन अरे दोबारा जाना चाहता है जाके पढ़ा लेना। मैम कहीं पता चला हमारे घर से इतना दूर होता है, वापस ही नहीं आना। क्या करें, जुगाड़ हो जाते सब। कौन कौन? हो जाते हैं, हो जाते ऐसा नहीं है, मिलता है, पढ़ा के भी आते हैं, हम लोग भी अपना अरे यार, experience- ज्यादातर स्टेट में तो टीचर जाते हैं, बच्चे ही नहीं होते। हरियाणा में भी ऐसा होता है। क्या? नहीं होते हैं। टीचर जाए, बच्चे ही नहीं होते।
मेरे घर भी क्या है ना कि MPC तो यहाँ पे अभी बीपीएससी की वैकेंसी में एक टीचर ने ज्वाइन किया, उसका वीडियो आ रहा था न्यूज पे, आज तक में मैंने देखा। बिल्डिंग ही नहीं है, सब टूटी फूटी, कुछ नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टूटी, कुछ है ही नहीं, 5-5 क्लासेस चल रही है उसमें। मैं बहुत सारे टीचर तो छोड़कर भी आ गई। छोड़ के आ गई। ऐसी ऐसी जगह में डाल दिया जहाँ कुछ है ही नहीं, कैसे सर्वाइव कैसे करेगा? बहुतों ने रिजाइन मार दिया है। सही तो है, उनको 20% और बीपीएससी का भी तो पेपर लीक हो गया, तो कैंसिल होगा, आज न्यूज में आया पेपर कैंसिल हो रहा है। बीपीएससी में तो मैं अपने जानकार ज्यादा लोग करते हैं। और अरे हमारे गांव से मतलब लड़की चलो क्लास क्वाइट लिसन, ठीक है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रेफरेंस क्या था, इनको क्या क्या करना था, ठीक है। किस किस बारे में, ये भी देखो कमिटी कोई भी बनती है ना, पहले तुमको रेफरेंस दिया जाता है, आपको करना क्या है ये तो बताओगे ना। मैंने कमिटी ऑर्गेनाइज करी, तुम 4 लोग, काम तो दूंगी ना कि आपको करना क्या है। तो पहले हर कमीशन को एक रेफरेंस दिया जाता है, वो किस किस एरिया में काम करना है, किस किस एरिया के लिए रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेफरेंस क्या क्या होता है, और हर कमीशन जो भी लिखोगे एरिया ऑफ रेफरेंस लिखना कि किस चीज के बारे में बोलने के लिए बोला गया है। सेकेंडरी एजुकेशन की कंडीशन इंडिया में उस टाइम पे क्या है, ठीक है क्लास, नोबडी इज लिसनिंग। छोटे बच्चे स्कूल वाले तो क्यूट, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन नाम ही जैसा है, तो हमें बोला गया उस टाइम पे सेकेंडरी एजुकेशन की क्या कंडीशन है उसके बारे में इंक्वायर करिए, बताइए। एम्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, कहते एम क्या होना चाहिए सेकेंडरी, उसको आप बताइए, डिफाइन करिए। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे आप चाहते हो सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी के बाद, ठीक है, 6 ऑनवर्ड्स, 11-12 भी आ रहा है, कोई कह रहा है 11 इधर रखो, कोई कह रहा है 12 उधर रखो, कोई कह रहा है वो हमने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट वाला स्टेज कंसीडर कर लो, बहुत सारी चीजें चल रही थी सेकेंडरी में। तो बोले ऑर्गेनाइजेशन भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इसका, ठीक है, ये भी बोला गया। और फिर कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या क्या कंटेंट उसमें होना चाहिए, क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। प्राइमरी से इसको लिंक कैसे करेंगे, जब बच्चा सडनली और दिक्कत होती है, अभी भी देख लो 5th तक के बच्चे की पढ़ाई, और सडनली जब बच्चा 6th में आता है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है पैटर्न, तो उनको दिक्कत आती है, तो उसको लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं 5th वालों की तो देर से ही होती है, 5th को 6th से लिंक करना, प्राइमरी 5th तक मानते हैं ना, 6th से सेकेंडरी पैटर्न चेंज हो जाता है, डिफिकल्टी लेवल सब कुछ ही हो जाता है, ठीक है। 5th तक बच्चों को थोड़ा कम वो करते हैं। हाँ, और अपने डिफिकल्टी लेवल ले लो, बाकी चीजें ले लो, पेपर वगैरह का पैटर्न भी ले लो। अभी 50 मार्क्स का हो रहा है आपको, फिर इनका 60 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। आधा घंटा टाइम बढ़ा है, 10 नंबर भी तो पढ़ता है, तो एक कॉपी भी तो होता है बच्चे का। 5th क्लास तक सेम ही टीचर होती है और 6th में चेंज हो जाती है हर सब्जेक्ट। 5th तक कहाँ सेम होती है, 2nd तक सेम होती है। थर्ड 3rd से मदर टीचर नहीं है, 3rd से तो अलग अलग होती है। और 2nd का बच्चा जब 3rd में जाता है ना, उसको वापस करना भी बहुत मुश्किल होता है। 2nd के बच्चे को तो मदर टीचर की आदत होती है, 3rd में जाती है हर सब्जेक्ट की अलग टीचर, तो मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है बच्चों को। मेरे टाइम में था ना तो सेम ही टीचर। नहीं पहले होता था कहीं कहीं, सेकंड तक मदर होती है, उसके बाद 3rd से अलग अलग। अलग अलग होते हैं, मगर गवर्नमेंट में अभी भी 5th तक है मदर टीचर। हाँ कहीं कहीं है, अभी भी है। एमसीडी एमसीडी में पहले में अभी भी मदर टीचर है, जेबीसी 5th तक 5th तक है मेरे पास। 6 से अलग अलग प्रॉपर है। तो वही टीचर है ही नहीं, क्वालिफाइड वैकेंसी होती है तो पूरी नहीं करते हैं, बहुत चीजें हैं। हर जगह सरकारी में बोल रहे, प्राइवेट की बात कर रहे हैं हम। प्राइवेट में 30 सरकारी में तो और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अब आते हैं रिकमेंडेशन। अब मुदालिल कमीशन ने स्टडी किया पूरा 1 साल है ना, अपनी रिपोर्ट सबमिट की जब 1953 में, तो उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो पहले आप जब भी कोई पॉलिसी शुरू करोगे, लिखना क्या तरीका होता है, ठीक है, कौन थे, ठीक है, कौन से ईयर में आया, इसका नाम क्या है, हेड कौन थे, लिखने के बाद पहले एरिया ऑफ रेफरेंस लिखते हैं कि किस किस चीजों पे इनको सजेशन देने के लिए बोला गया। यही कमेटी बनाई गई तो क्या बोला कि किस एरिया में आपको स्टडी करनी, ठीक है। इसके बाद जो पूरा होता है ओवरऑल वो सारा रिकमेंडेशन ही होता है। उसके बाद इसके मेरिट और डिमेरिट लिखोगे, वहां पे आपकी पॉलिसी खत्म होती है, ठीक है। एंड में आपको मेरिट डिमेरिट लिखना है, फिर आपका आंसर खत्म होता है वहां पे, ठीक है। चलिए रिकमेंडेशन में पहले एम के बारे में बताया गया, क्या बोला इन्होंने।
एम क्या बोला? मुदालिया कमीशन के हिसाब से सेकेंडरी एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले मैं इंग्लिश से डिस्कस करती हूँ, फिर हिंदी से भी हम डिस्कस करते हैं, अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। देखो चीजें सेम ही होती है, कोई बात नहीं, आपकी बुक के हिसाब से भी डिस्कस हो जाएगा। हिंदी में डिस्कस में कैसे करोगे? ये मतलब कुछ अलग ही बता रहे हो आप। हिंदी में नहीं है बहन, इंग्लिश में है। उसमें पहले ये मेंबर्स के नाम आपको कहीं नहीं लिखने होते, इन्होंने फॉर नॉलेज आपको दे रखा है हिंदी की बुक में, ठीक है, कि मेंबर्स कौन कौन है। मेंबर कोई नहीं पूछता, आपको हेड का नाम लिखना होता है बस। इतने मेंबर याद करेंगे तो रिकमेंडेशन का भी याद करें, रिकमेंडेशन जरूरी है। फालतू चीजें दे रखी है। बस खत्म, इतना ही सजेशन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी का जो आप 260 पेज में बता रहे हो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन है कि कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम वाले बोले सर आपके ठाकुर की बुक से ऐसे भी नोट्स आने वाली है ना, आप तो वहीं से पढ़ना। ठाकुर वाली बुक में एक एक पॉइंट इतना क्लियर कट दे रखा है, बहुत अच्छे से, मेरिट डिमेरिट तक सब कुछ। नहीं यार तो नोट्स ही भिजवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेना है तो ले लो, तो उसमें तो पूरा अच्छे से दे रखा है। तो एक काम करो, देखो जिन्होंने ले रखे ले आया करो क्लास में, उसी से ले आया करो क्लास में, उसी से वो तो एक्स्ट्रा बुक है ना, आपको चाहिए नहीं तो अदरवाइज कोई ले रहा है तो शेयरिंग के ले लो, फोटो कॉपी करा लो, ऐसे कर लो, अपना आपस में डिस्कशन कर लो, ऐसे कर लो। हाँ, या दो मिलके ले लो, एक फोटो कॉपी करा लो, एक ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसमें क्या है। वो बुक अच्छी है, अदरवाइज हम जितना हो सके अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे आपको, और बुक लेनी है तो ले लेना, वो एकदम टू द पॉइंट आंसर है, ठीक है। तो शेयरिंग में ले लो, ऐसे कर लो, आपस में कोऑपरेट कर लो, है ना। क्लास और ये बुक की डिस्कशन आप देखिए इधर, ठीक है। एम के बारे में क्या बोला देखो, रिकमेंडेशंस। एम क्या बोला? डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ठीक है। ऐसा सिटीजन तैयार करना जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए परफेक्ट सिटीजन हो, ठीक है, जो समझे डेमोक्रेटिक वैल्यू को, समझे। क्लास इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, वोकेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाना स्टूडेंट की, ठीक है, सिर्फ रखना नहीं है, एकेडमिक्स नहीं है, आगे चल के स्किल भी एनहांस करना था कि कोई जॉब वो ले सके, वोकेशन ज्वाइन कर सके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना था कि हमारे देश में अच्छे लीडर हो। अभी का देखो सबसे बड़ा रोना यही है कि मोदी के अगेंस्ट कोई भी एक पावरफुल लीडर है ही नहीं। 10 साल हो गए, ये 15वां साल है, इस साल भी वही जीतने वाले क्योंकि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, ऑपोजिशन में कोई है नहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लड़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया सब बिका हुआ है, वो बना दिया प्रेसिडेंट किसका डायलॉग उस पे चिपकाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज हाईली एजुकेटेड, सोच समझ के बात बोलता है। वो मीडिया वो मॉर्फ करके और बाकी चीजें करके वीडियोस को सारा खराब कर रही है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मोदी है, ये तो फैक्ट है, एक्सेप्टेबल बात है। ये पूरी डिसेंट बच्ची हमारी क्लास मोदी अंकल पैसे खरीदने की बात नहीं है, जो बोलने का एक तरीका होता है ना, वो मोदी जी के पास है, जो हमारी चलो ये तो चलो क्लास देखो, जनता उनको कुछ कह रही है तो रोने लग जाएंगे। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, सबके नेगेटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारा ऑपोजिशन इतना वीक पड़ा हुआ है ना, एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मतलब बोल सके और मतलब ऑन द प्रूफ, ऐसा नहीं 10 प्रूफ निकालो इनके निकल जाएंगे। पीएम केयर का कोई आरटीआई नहीं देते, क्यों नहीं देते? कब से मांग रहे, कोविड के टाइम से तुमसे मांग रहे हैं, तुमने आज तक आरटीआई नहीं फाइल की। 10 पॉइंट तो हम खड़े गिना दे, लेकिन हमारे देश में अपोजिशन में वैसे लीडर होना चाहिए ना जो मांग सके और लोग इनको को इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी बात से समझा सके कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ही नहीं है, मेन मुद्दा तो यही पे खत्म है, और ये 5 साल और जाने ही वाला है, लिख के ले लो, मतलब ही नहीं है। केजरीवाल नहीं वो ईडी पड़ गई ना पीछे, अभी आजू के अभी तक इसको पकड़ा है, बोले अब तो उसको जेल में डाल के मारेगा, ये ले लो।
वो चीजें तो एक्सेस कर ही रहा है बस mostly, आ नहीं रहे, उसमें अगर कोई आगे दिक्कत नहीं करके है। अच्छे ईडी के आते बस वो भी गए। हाँ वो ईडी तो पूरा वो कर ही चुकी है, वो डाल के मानेगी, देख लेना तुम थोड़े दिन और जाने दोगे ऐसा ऐसा हाल। ही है। ऐसा ही है, जो ज्यादा बोलेगा फिर उस पे वो कर रहे हैं, तो ये लेकिन कोई शर्म है भी नहीं, कोई है भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना। कौन मोदी के बाद योगी के नाम आता है। नाम योगी तो आई हेट बिल्कुल वो आदमी को बिल्कुल अरे मैम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं बिल्कुल, एक बार तो मोदी जी भी पसंद आ जाते हैं ही। सजेशन में नाम नहीं, सही चला रहे भाई। बहुत सी चीजें हैं बेटा, देखो ये है, बाकी चीजें है ना, मेरा घर सामने है, आसपा है, बहुत सी चीजें सब आप लोग ना पेपर में पढ़ते हो, हमने बचपन से देखी ये चीजें, हमें पता है एक्चुअल फैक्ट क्या है। जो तुम मूवी में देखते हो ना कि इनोसेंट गांव वाले को मार दिया और आसपा का काम लगा दिया कि इस टेररिस्ट को हमने पकड़ लिया, ये हुआ है एक्चुअल में, मैंने देखी ये चीजें, मैं समझती हूँ चीजों को बहुत डेप्थ में। तो आप मूवीज में देखते हो ना, हमने लाइव देखा है, नॉर्थ ईस्ट में तुम रह लो, तुम जम्मू कश्मीर में रह लो, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी ना, तुम वो मूवीज में ही देख के सोचोगे ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है। आसपा लगाते हैं शूट, टेररिस्ट को देखो शूटेड साइड, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती है कि आपने क्यों मारा, कोई आसपा में एक्सप्लेनेशन नहीं है। आसपा कहता है शूटेड साइड, उसमें क्या होता है, जब टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया, ठीक है ना, जब नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर क्या कहते हैं, इनोसेंट विलेजर्स होते हैं, ठीक है, उनको मार देते हैं, ठप्पा लगा दिए, टेररिस्ट को हमने मार दिया, इस नक्सलवादी को हमने मार दिया, दे आर इनोसेंट विलेजर्स, बहुत सारे केसेस में। तो आपको लगता है मूवी में देखते हो, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। अभी मैम एक असम बहुत का सी चीजें हैं, IPS तुम जितना ऑफिसर अंदर ने जाओगे अपना उसे पता इस्तीफा दे के चलेगा बिहार कितना में वो चुनाव है, लड़ा बहुत ज्यादा। मैम बट ना कौन सा आगे तो कहते थे एक थप्पड़ मारा तो दूसरा वाला आएगा, योगी बोलता है एक थप्पड़ मारा ज्यादा पॉलिहार थप्पड़ मार के भागा। नहीं खाओ ही क्यों थप्पड़, इतना तो भूतारा को डेवलप, इतना पर्सनालिटी कोई मारने की सोचे ही ना, ये होना चाहिए। हम भी क्यों मारे, वायलेंस मत करो ना, तो हो ही नहीं, होना नहीं चाहिए, ऐसा है। तो बहुत सी चीजें हैं बेटा, तो बहुत सी चीजें जब डेप्थ में स्टडी करोगे ना, वो बोलते हैं ना कि आजकल क्या है, न्यू जनरेशन इंस्टाग्राम की रील और ट्विटर ट्रेंड पे चलती है, तो जो मोदी चलवाता है वो दुनिया देख रही है, सीधी सी। आजकल का कौन सा बच्चा बुक उठा के पढ़ रहा है किसी हिस्ट्री वाले पर्सन की जिसने लिख रखी है, किसी को इंडिया की हिस्ट्री का एग्जैक्ट नहीं पता, महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता, अनसन जो सिखाते हो आज की जनरेशन बोल रही है, ऐसे थोड़ी उस आदमी ने ये चीज मतलब आज की जनरेशन पढ़ नहीं रही है, डेप्थ नॉलेज है ही नहीं किसी को, सबके पास ऊपर ऊपर की नॉलेज है। ये नुकसान है। 60% बाकी 50% को पता है कि क्या चीजें मतलब उनके लिए 50 भी मत बोलो, नहीं आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, 50% है ही नहीं, तो बोलो 30% भी अगर कोई होगी न्यू जनरेशन जिसको डेप्थ में नॉलेज है, आई कैन एक्सेप्ट 30%, 50% तो कभी नहीं, मैंने देख ली, नहीं है ही नहीं, 70% खाली ऊपर ऊपर ट्विटर ट्रेंड और रील पे चल रही है बस। उनको ये पता है कि क्या कौन लिख रहे हैं, हाँ बस यही सच होगा, एक रील कर दे, इमोशनल पोस्ट डाल दे, ऐसे ऐसे लगेगा यही सच है, वो हमारा शेयर करने लगते हैं। कोई जानना चाहता है इसके अंदर की सच्चाई क्या है, नहीं है। एक ने बोला 10 ने शेयर कर दिया, 10 ने शेयर कर दिया 20 के बाद, आपने देखा उसमें क्या डेप्थ है, क्या सच्चाई है, आज की तो नहीं नहीं, और अपनी भी होना चाहिए कि आप जो देखो, पहले तो ये होना चाहिए कि आप कुछ भी शेयर करते हो ना, FB हो, WhatsApp हो, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए कि ये जो मैं डाल रही हूँ उसको हजारों लोग देखेंगे, मेरे कॉन्टेक्ट के 500 लोग देखेंगे, इज इट ऑथेंटिक, क्या ये सच बात है जो मैं डाल रही हूँ, है ना। अपने अंदर भी वो चीज है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप भी अभी अबव 18 हो गए हो, है ना, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, तो आपको भी वो चीज होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ, मेरी चीजें 10 लोग सुन रहे हैं, तो आप देखिए इज इट ऑथेंटिक, अगर ऑथेंटिक है प्लीज शेयर करिए, अगर नहीं है तो डोंट, नेवर, जरूरत नहीं ना, गलत चीजें क्यों फैलानी है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, गांधी, अरे वो आदमी पूरे देश को आजाद करके चला गया, अब तुम पीठ पीछे गालियां दो, तो गलत बात है ना। ऐसे तो अपनी भी फैमिली में दादा है, फादर है, हम बहुत लोग बोलते हैं फिर तू चाचा से पूछ लो, ताऊ से पूछो तो 10 घंटे तुम्हारे पापा की भी गिनवा देंगे, तो ऐसे नहीं होता ना। आपके पापा से पूछो तो वो बोलेंगे कि नहीं मेरा भाई ऐसा है, फैक्ट है बेटा, फैक्ट है। ये बात सही है जो गांधी बोलते हैं कि गांधी जी अगर रहते तो वो पाकिस्तान मतलब हर कुछ बांट देते, बांग्लादेश ये सारा, मतलब जो वो तो बात बढ़ गया ना, वो तो बात पाकिस्तान तो बढ़ गया फिर, और मतलब तो बोल रहे थे ना कि बांग्लादेश तो बाद में बटा है, कश्मीर वो भी बोल रहे थे वो दे देंगे, इस वजह से मारा गया था ना शायद से, तो रियल फैक्टिंग है ये नहीं बताइए हिस्ट्री वाले क्यों आ रहे हैं। वैसे
अभी तक कोई किताब में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मतलब उनके बारे में ये कहा गया है कि ऐसा इसको मिथ्या कह सकते हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि नाथूराम गोडसे को इससे मारा गया। गोडसे ने गांधी को मारा, नहीं फिर उनको भी तो उनको तो मारा, बाद में तो मारा ही गया। मारा गया था ना, उनके परिवार को भी मार दिया गया था, तब उसके बाद ही तो उन्होंने गांधी जी को मारा। तो वो इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने शायद ये कहा गया उनके जो परिवार होते को मार रहे थे तो गांधी जी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। नाथूराम गोडसे बहुत अच्छे उनके वो नहीं हुआ इसमें था ना, जामा मस्जिद में जो भी आए थे नमाज शरणार्थी वो रुके हुए थे, तो गांधी जी ने उनको बोला कि बाहर निकाल दे और वहाँ नमाज पढ़ लेंगे। तो इस केस में उनको गुस्सा आ गया कि हाँ भाई आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई उनकी। हाँ आइडियोलॉजी डिफरेंस तो मैंने भी पढ़ी है उसमें, आइडियोलॉजी का डिफरेंस, विचारधारा जो मेरे हिसाब से सही है पर आपके हिसाब से गलत है। जब तो उसको आरएसएस का व्यक्ति बताते हैं, हाँ उसको आरएसएस का हिंदुत्ववादी का विचारधारा मानते हैं, गांधी जी को अलग मानते हैं। पर हम किसी भी उस पे नहीं आ रहे ना, कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। देखिए कंक्लूजन पे आइडियोलॉजी छोटी, मैंने बोला सबको, नोबडी इज परफेक्ट है ना, लेकिन आप एक चीज देखिए कि उस बंदे ने अकेले पूरे देश को जब आजाद करवाया, लीडरशिप क्वालिटी देख लो, कोई उनके घुटनों के पैरों के बराबर भी है या पूरे अंग्रेजों से लड़के आज तुम्हारे अपने नहीं बोल सकता अभी तो एमएलए के खिलाफ नहीं बोल सकता। फिर उसे और क्रिटिसिज्म झेलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए हो, तो ये भागना थोड़ी है, क्रिटिसिज्म झेलो ना सामने खड़े होके। और क्रिटिसिज्म कब होगा भाई तुम कुछ काम करोगे, बोलते हैं जो काम करेगा उसमें गलती होगी, जो कुछ कर ही नहीं रहा उसकी क्या गलती क्या अच्छाई, सीधी सी बात है। तो उस बंदे की लीडरशिप क्वालिटी को कौन कंपेयर कर सकता है, तुम बोल कर ही नहीं सकता कोई भी, अच्छा बुरा वो अपना काम कर रहे थे बस, तो उनको आज पीठ पीछे जाने के बाद गालियां देना, ये देना, वहां दैट्स नॉट राइट। 12th तक तो हम अच्छा ही पढ़ते हैं, उसके बाद ही पता नहीं लोगों के माइंड में अलग नहीं, अब बहुत चीजें चलने लग गई हैं, झूठ और ये सब, कांग्रेस को बदनाम करने के चक्कर में तुम लीडर्स को ही बदनाम करने लगे। अभी का फैक्ट पे बात करो, जिन्होंने नहीं किया काम आप बोलो ये है, तो ठीक है, जो है वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो चोर है वो है, जो गलत है वो है, भ्रष्ट है वो है, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आप इसको पार्टी के लिए आप उनके पुराने लीडर्स को जो देश के लिए इतना करके चले गए, वो गलत है ना, वो गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, बट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स, बहुत अच्छा आदमी। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने एक बार ये बात बोली थी कि अगर हाँ बहुत अच्छी है, देख लो मैंने देखी, पंकज त्रिपाठी की तो क्या एक्टिंग है, बहुत अच्छी है। मैं हूँ अटल T5 पे है, देख लो, देश रहना चाहिए, बहुत अच्छी है, कुछ रहे ना रहे देश रहना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में एक बात बोली, उन्होंने बोली कि ठीक है मुझे आइडियोलॉजी नहीं पसंद कांग्रेस की, बहुत चीजें हैं मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 50 साल में देश में कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ये मेरे देश पे ही क्वेश्चन है, ये हमारे सिटीजन पे क्वेश्चन है, तुम कैसे इतने दिन चलने देते, ये गलत बात है, ये नहीं बोलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, काम तभी भी हुआ था। हाँ, कुछ आइडियोलॉजी है मेरे अलग है, उनके मुझे नहीं पसंद आता, मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे अच्छा करूंगा तुम मुझे जिताओ, लेकिन अपने जिताने के लिए किसी को ये बोलना कि 50 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं, तो बहुत गलत बात है। सावरकर भी तो आ गई है, हाँ वीर सावरकर भी आ गई है। नहीं, मैं हूँ अटल अच्छी है वो, देखिए नो डाउट, जो अच्छे लीडर हैं वो अच्छे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं, वो मूवी भी बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग भी है। मैं हूँ अटल अच्छी है, थोड़ी सी लव स्टोरी भी है अटल जी की उसमें, थोड़ी सी अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, तभी तो इतने अच्छे पोएम लिखते हैं, शायर ऐसे ही थोड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एम देखते हैं, तो लीडरशिप की हमने बात की, तो दिस इज द फैक्ट, ठीक है। और अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एम होना चाहिए टू डेवलप अ गुड लीडर। लीडर नहीं है भाई देश में, तुम देख लो, एक कहीं से भी नहीं दिख रहा, वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अपोजिशन में ममता बनर्जी हो, कोई भी इतनी ताकत है ही नहीं जो मोदी के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। जिम्मेदारी चाहते हैं वो, गवर्नमेंट जॉब ऐसी दे देता था, ऐसे में हम पता है आपको, बिहार गवर्नमेंट में भी ऐसा ही था। क्या था? जो ये जो नीतीश कुमार आया था, इसने कहा था अगर मैं जीतता हूँ तो जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसको मैं नौकरी दे दूंगा, और उसने पूरे बिहार के अंदर सारे टीचर जो रखे थे वो सारे टीचर ऐसे ही थे, बस अभी जो बिहार में अभी तक 60 सालों में सबसे ज्यादा अच्छी टीचर की वैकेंसी इसी बार निकली है। इलेक्शन के पहले तो निकल ही जाती है हर स्टेट में, वोट भी तो चाहिए होते हैं, इलेक्शन और वैकेंसी तो आपस में इंटर रिलेटेड है। जिसको 18,000 रुपए में टीचर मिल रहे हैं वो 60,000 रुपए क्यों देगा? अगर बिहार गवर्नमेंट पहले सर्व शिक्षा पे टीचर को रखती थी, 12वीं पास आओ
कोई बीएड कोर्स हो या कोई कुछ ना हो, बस 12वीं क्लास हो, टीचर की जॉब मिल जाएगी आपको। इंडिया से साइन करके बनते थे पहले, फिर बाद में समझता परीक्षा लिया था उनका, बोला कि इसमें जो पास करेगा उनको रखेंगे, पास तो सारे कर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से अभी एग्जाम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ना, अभी जो एग्जाम चल रहा है टीचरों का, जी हाँ, नहीं बीपीएससी वाला नहीं, नहीं दूसरा वाला जो टीचर पहले से लगे हुए उनका हाँ, इसमें की जो फ्रॉड बन गए जो अभी उसको हटा दे रहे हैं। अभी ज्यादातर लोगों को 28,000 तक सैलरी मिल रही थी, 18 से 28,000 मिल रही है उनको सैलरी, आता है उनको कुछ कर भी तो कब से रहे हैं, ये भी तो देखो। कर तो रहे, मगर जब सरकार के पास 60,000 एक व्यक्ति को देने के लिए, तो 18,000 रुपए में तो बेवकूफी बनाना होगा ना। ये तो है ही, वो तो हर कोई अपना फायदा देख रहा है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो तो वही वाली चीज हो जाती है। बट इस साल ना बहुत ज्यादा नौकरियां लगी है। अरे मैं बोल रही वैकेंसी और ये इंटर लेवल, जैसे इलेक्शन आता है वैकेंसी निकाल तो सरकार को वोट चाहिए भाई। जो टिकट पार्ट है भी, अब तो हट गया, वो है नहीं है उसने तो कुछ ओवर ही कर दिया है, कुछ ओवर ही कर दिया है, फीमेल टीचर्स को भी जितना उन्होंने मौज किए थे ना सब निकाल नहीं, तो फीमेल टीचर्स को भी ऐसी जगह पोस्टिंग दे रहे, कुछ है ही नहीं तो गलत है, थोड़ा देख के दो, तो सेफ्टी का भी सवाल है फीमेल टीचर्स का, ये भी है। चलिए अब ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए इधर क्लास वाइज, उसका ठीक मेंबर है, है, वो शिक्षा मंत्री नहीं है वो। हो गया क्लास की कोई आईएएस ऑफिसर है। सचिव नहीं शिक्षा मंत्री भी है के पाठक, जो प्रोफेसर है। चलिए इस टॉपिक का बाद में डिस्कस करेंगे, टॉपिक क्लोज। शिक्षा मंत्री अशोक मेहता। क्लास एक्सक्यूज मी बोलिए मैम, ऑनलाइन मैम फर्स्ट ईयर में सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? क्लास फर्स्ट ईयर में सीटेट का बोलिए एग्जाम दे सकते हैं? क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ईयर में जो सीटेट का एग्जाम निकला है अभी वो दे सकते हैं क्या, फॉर्म भर सकते हैं? आप अपियरिंग डालिए, अगर दे रहा है परमिशन तो कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है दे सकते हैं, यहाँ बच्चों ने दिया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम। अब चलो सीटेट का डिस्कशन बाद में करना आफ्टर द क्लास, ठीक है। वर्ल्ड सिटीजनशिप डेवलप करना मतलब वर्ल्ड को एक वही वसुधैव कुटुंबकम वाली, ठीक है, थिंकिंग कि पूरे वर्ल्ड है तो सबको साथ में लेके चलना। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इधर समझना भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला इन्होंने? मैम ये इसी का है, इसी का है, पहला रिकमेंडेशन
हेलो हेलो। कहाँ चली गई? ऐसे घूम ठीक है ठीक है। क्लास ऑर्गेनाइजेशन देखिए, क्लास क्लास नोबडी विल टॉक, बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग। ऑर्गेनाइजेशन में पहले ड्यूरेशन बताया गया 7 इयर्स का, ठीक है। 11 इयर्स में स्टार्ट होगा और 18 इयर्स तक चलेगा। सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, ये ड्यूरेशन कोर्स की है। सेकेंडरी एजुकेशन 7 साल का होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी होगा, उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट होगा वो 7 इयर्स का कम से कम होना चाहिए। 11 इयर्स में बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाए और 17 या 18 साल तक वो चलना चाहिए, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल्स, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल में जिसमें डाइवर्सिफाइड करिकुलम, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, ताकि सेकेंडरी स्कूल के एंड में बच्चा अपना करियर चूज कर सके, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाऊंगा। तो मल्टीपर्पज स्कूल। टेक्निकल स्कूल्स जिसमें टेक्निकल पढ़ाई होगी, ठीक है, तो टेक्निकल स्कूल्स होने चाहिए। एग्रीकल्चरल स्कूल्स, मेन था इंडिया में, तो बोला एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए। आजकल क्या है एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए? अलग से एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए क्या है आजकल? एक्सक्यूज मी मैम। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, हर जगह है, हर जगह है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है, नॉर्मल बीएससी 3 साल की होती है ना, एग्रीकल्चर 4 साल का होता है। यहाँ दिल्ली में पूसा में है, बाकी अदर स्टेट में अलग अलग जगह है, गांव में भी है, ठीक है। असम में भी है, हर जगह होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर जगह होता है, हर स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन कोर्सेज चलाती है। बीएससी एग्रीकल्चर होता है, 4 साल का होता है। मैम। यस मैम आप सेकेंडरी एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं ना अभी? हाँ जी, हाँ जी, सेकेंडरी एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। और इंग्लिश की बुक में पेज नंबर मैम ये पॉइंट जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये तो हमारी बुक में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हिंदी की बुक में नहीं है, आप लोगों के लिए नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें पढ़ लीजिएगा, अभी समझ लीजिए। मैम एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट्स दोबारा से क्लियर कर दीजिए, जो टाइम ड्यूरेशन वगैरह बता रहे थे। हमने ड्यूरेशन की बात की है पहले, ठीक है। ड्यूरेशन कितने साल का होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन, सब जाओगे बाहर में बता रही थी, तो बात करता दिखाना, सब बाहर बात नहीं, ठीक है। पहले हमने ड्यूरेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, सो डोंट डिस्टर्ब। ड्यूरेशन की बात की हमने, 7 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। 11 इयर्स में बच्चा पढ़ना शुरू करेगा सेकेंडरी एजुकेशन, एंड अप टू 17 और 18 इयर्स तक ये चलना चाहिए, ठीक है। ये बोला सबसे पहले, फिर बोला मल्टीपर्पज स्कूल होने चाहिए जिसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, ताकि सेकेंडरी एजुकेशन जैसे ही बच्चे का कंप्लीट हो वो किसी वोकेशनल टेक्निकल स्कूल में जा सके या अलग फील्ड में जा सके। फिर टेक्निकल स्कूल्स होने चाहिए, एग्रीकल्चरल स्कूल्स भी होने चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल स्कूल खोले जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आज तक भी चल रहा है, आप स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ते हो, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, एक नेशनल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज होता है। अब ये जो अदर देन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वो तो अपनी लैंग्वेज पढ़ते हैं सब,
जैसे पंजाब में पंजाबी पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा, असम में असमीज पढ़ते हैं, तेलंगाना में तेलुगु पढ़ते हैं, ऐसे। और जहाँ पे मदर टंग ही हिंदी है वहाँ पे कुछ और पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में तो मैम 2 लैंग्वेज ज्यादा पढ़ते हैं, संस्कृत, एक तो उर्दू और एक पंजाबी। संस्कृत तो है, ज्यादातर तो संस्कृत पढ़ते हैं। आप ये जो दिल्ली मोस्टली के स्कूल्स में संस्कृत मदरसा में नहीं, दिल्ली के जो जामा मस्जिद का एरिया है, हाँ वो एरिया लेकर डेफिनेटली मदरसा ना स्कूल में ही जरूर नहीं ना संस्कृत है, पर सब थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। फ्रेंच भी तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है संस्कृत ज्यादातर लोग हैं। मेरे जानकार है नजफगढ़ में दीनपुर में 17 बच्चे हैं अभी भी, दीनपुर के स्कूल में 17 नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ लोकेलिटी में है माइनॉरिटी उनको मना थोड़ी कर सकते। उसको काम कुछ नहीं है, पीजीटी है और सैलरी पूरी ले रही है, 17 बच्चे पूरे स्कूल में स्कूल्स में जो स्कूल्स है ना आजकल जो गवर्नमेंट है वो संस्कृत से ज्यादा उर्दू को प्रेफरेंस कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस नहीं कर रही है, लेकिन जहाँ बच्चे डिमांड कर रहे हैं जिनको पढ़ना है, मना थोड़ी कर सकते हो कि आप मत पढ़ो। संस्कृत को ना आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अरे संस्कृत की बहुत डिमांड है, तो बाकी सब छोड़ के संस्कृत पढ़ लो, जिसको आती है जाके पढ़ा लो। डिमांड भी अच्छी है, द्वारका के स्कूल तक में बहुत डिमांड है, सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज पढ़ने का जो फिर आपने जो बोला ना, वो लैंग्वेज टीचर हर एक स्कूल में, चाहे वो संस्कृत हो चाहे उर्दू पंजाबी हो, हर एक स्कूल में नहीं 3 लैंग्वेजेस होनी ही चाहिए। अब अपने स्कूल में मेजोरिटी बच्चा जो पढ़ रहा है उस लैंग्वेज की वो रखेंगे। मान लो उन्होंने संस्कृत ही लगा रखे, संस्कृत का रखेगा, कहीं फ्रेंच चल रही होगी फ्रेंच का, तो ऐसे वो प्रिंसिपल जो है ना, लेटर दिखता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, वहां से वो टीचर को बुला लेते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट में ऐसा है ना, प्राइवेट तो अपना सैलरी रखेगा जिसको रखना है। ठीक है, अपने एरिया में 2 लैंग्वेज पढ़ाते हैं। मेरे उधर ना एक प्राइवेट स्कूल है, उसके पास ना मतलब उनके टीचर मुस्लिम है, तो उन्होंने ना उर्दू को कंपलसरी कर रखा है, और जो हिंदू बच्चे हैं ना उनको एवरी पास कर दिया है। तो देखो जो कम है बच्चे, अब 2 बच्चों के लिए तो सरकारी में वो करेंगे नहीं, यार प्राइवेट वाला भी तो वैसे ही कर दिखा देते होंगे, तो ऐसा है। उनको बहुत सारे चार्ज दे देते हैं टीचर को, एडमिशन चार्ज लिए 2-4 बच्चे होते हैं, अब 2 बच्चे विकलांग हैं, उनके लिए तो स्पेशल एजुकेटर आरटी कहता है स्कूल में नहीं, एक भी बच्चा नहीं है ना तो भी स्पेशल एजुकेटर चाहिए, स्लो लर्नर के लिए चाहिए, उसके लिए नहीं तो एफिलिएशन कैंसिल कर देगा सीबीएसई। हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए आरटी के हिसाब से। ना वो तो पूरे दिन राशन बांटते वो तो अलग बात है ना, यूटिलाइजेशन गलत हो रहा है, वो अलग बात। हेलो मैम। चलिए अपने लैंग्वेज में लिसन 3 लैंग्वेज पढ़ने के लिए बोला, उसने इन्होंने ऑप्शन डाल दिया, इसमें 3 लैंग्वेज पढ़ने, मदर टंग होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज विच इज नॉट मदर टंग। ठीक है, मदर टंग के अलावा कोई है तो रीजनल लैंग्वेज पढ़ लो, ऑफिशियल और फेडरल लैंग्वेज जो हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन लैंग्वेज संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, लैटिन, इसमें से कुछ पढ़ सकते हो, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये इन्होंने ऑप्शन दिया है। ऑफिशियल जो चल रहा है, जैसे हमारे भारत में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ना, ऑफिशियल और फेडरल लैंग्वेज इसको बोलेंगे। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज जो आपकी एंसेस्ट्री और ये बता रहा है, संस्कृत हो गया, अरबिक, पर्शियन, जो पुराने जमाने में हमारी एंसेस्ट्री बता रहा है, हमारा कल्चर बता रहा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या बोला, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, एक ही बात है, रीजनल लैंग्वेज जो है आपकी मदर टंग वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डाइवर्सिफाइड करिकुलम। कुछ ज्यादा हो रहा है, डाइवर्सिफाइड करिकुलम, अरे बच्चों की तरह। डाइवर्सिफाइड करिकुलम, करिकुलम होता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहले ही बोला मल्टीपर्पज स्कूल रखो, ठीक है, सब्जेक्ट्स अलग अलग रखो, तो डाइवर्सिफाइड करिकुलम। तो इसमें उन्होंने बोला कोर सब्जेक्ट में लैंग्वेज, एसएसटी, जनरल साइंस, मैथ, आर्ट्स, म्यूजिक, ये सब होना चाहिए। ठीक है, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। ऑप्शनल में इन्होंने बोला, ऑप्शनल जो ग्रुपिंग है उसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट, होम साइंस, पर इसमें से आप ऑप्शनल में रख सकते हो कुछ चीजें। पर साइंस है, एसएसटी है, मैथ है, सब लोग कंपलसरी में पढ़ाया ही जाना चाहिए, और आज तक भी हम पढ़ ही रहे हो, कंपलसरी ही होते हैं, है ना। तो मतलब ये आएगा भी तो इसके आर्ट एंड म्यूजिक कंपलसरी, आर्ट एंड म्यूजिक, अब उसमें कोई फाइन आर्ट, किसी और तरीके का ड्राइंग आर्ट, कैसा भी ले सकते हो। कहने का मतलब फायदा है ना कि अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो 5 में स्पेशल
जैसे कि हम लोग भी पढ़ते हैं 7 इयर्स के बाद 6 क्लास के बाद जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिख देते हैं तो ठीक है ना? बिल्कुल, देखो मैच करो तो लिंक करके पढ़ो तो रटना नहीं पड़ेगा, इतना बोल रही हूँ। वही मतलब ये याद करने वाली चीज नहीं है, जो भी हमने भी पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल, अभी सेकेंडरी एजुकेशन में जो 3 लैंग्वेज बोल रहा है ना, 3 लैंग्वेज आपको भी बोल रहा है कि पढ़ना, और आज तक चल ही रही है चीजें। वो भी कह रहे जो चीजें चल रही है, एग्रीकल्चर स्कूल आप लिखते हैं, टेक्निकल और डाइवर्सिफाइड करिकुलम में जो सब्जेक्ट आप मेन में पढ़ रहे हो अभी भी पढ़ ही रहे हो, है ना? ऑप्शनल में ईयर्स के बाद कितने साल के बाद की बात की गई है, कौन सी क्लास के बाद की बात की गई? थोड़ा सा यही याद रखना, बाकी चीजें एसएसटी लिख दोगे, साइंस लिख दोगे, मैथ तो है ही, यहाँ भी आज भी हर जगह है, वो सब सारी पॉलिसीज में वो कंपलसरी में ही आएगा, तो कंपलसरी में ही बोली गई है ये चीजें। इतना यार उसके बाद आते हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक बोला हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी होनी चाहिए। नहीं, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। मैम ये हिंदी में पॉइंट्स सारे मेंशन नहीं है 147 मिल गया सारा मैम। ये किताब बनाने वाले एक्सक्यूज मी मैम, ये पागल हो गए ये पागल चुप कर दो 147 पे है ना हिंदी में? नहीं है मैम, ये देख लो मैं कुछ और पढ़ा रही, मैं कुछ और बता देती थी। चलो हिंदी में क्लास, हिंदी में आपको नोट भेज दिए जाएंगे, अभी सुन लो समझ लो, ठीक है? मैम एक बार आप मैम को बोल दीजिएगा वो नोट्स भेज दें। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो कोई मैम। बात नहीं, जिसके पास नहीं बुक है उसको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, लेना चाहते हो बुक ले लो, तो सॉफ्ट कॉपी ले लेना, मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस स्वाति आप बोल लो। हेलो मैम। ऑनलाइन आस्किंग समथिंग। मैम ये नोट्स हमें कब प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अब जून में एग्जाम भी होने हैं, तो कब कितना लेट करेंगे आप देने में? ये एक्स्ट्रा बुक है, लिसन, ये एक्स्ट्रा बुक है, ये प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, बी क्लियर, ये एक्स्ट्रा बुक है। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू परचेज। मैम मेंशन जो हिंदी की बुक में पॉइंट्स मेंशन नहीं है वो। मैं क्यों बोलूंगी? अब सेकेंडरी एजुकेशन नहीं मिल रहा है ना, तो ये मैं टिक करके आज जाऊंगी कि ये आपको मिल जाए, ठीक है? हाँ मैम एक बार ना आप मैम को बोल दीजिएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, आप वहां से चाहो तो पढ़ लेना। ये मैम मैं ये पूछ रही हूँ हमें जो नोट्स मिल रहे हैं वो कब तक मिलेंगे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। अच्छा, मिल जाएंगे आपको, इस वीक तक मिल जाएंगे, ठीक है? ओके मैम, प्लीज मैम से बोल दीजिएगा एक बार आप। मैं सेंड करवाती हूँ इस वीक, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक कमेटी बोलेगी, उसकी फॉर्मेटिंग और बाकी चीजें अच्छे से, प्रिंटिंग वगैरह सही से, उसके लिए अच्छी टेक्स्ट बुक कमेटी होनी चाहिए, है ना? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी वो स्टेट के लिए, और यहाँ पे नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी या स्टेट लेवल पे एनसीईआरटी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये वाली टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है हिंदी की बुक में? हिंदी की नोटबुक, हिंदी की बुक्स में ये मेंशन नहीं है टॉपिक। मैम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे बाद में। हिंदी में ना? यस हिंदी की बुक में। हाँ वही तो मैंने आपको बोला, हिंदी की बुक में नहीं है, इसलिए ये नोट्स आपको हिंदी के बच्चों को मैं सेंड करवा दूंगी, ठीक है? आप वहां से पढ़ लेना, अभी समझ लो चीजों को, ठीक है? मैंने देख लिया बेटा, हिंदी के नहीं है, आई नो दैट, ठीक है? मैं आपको नोट सेंड करवा दूंगी, अभी आप समझ लीजिए टॉपिक को, ठीक है? और क्या बोला गया टेक्स्ट बुक में कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगल टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है? सिंगल नहीं पढ़ना है कि भाई यही पढ़ लो, यही राम कहानी है पूरे साल आपको मिल गया, कि इसके अलावा ना इधर देखना है ना उधर देखना है, यही होता है। उसी को कंप्लीट करवाने में तो सब पूरा साल लगा देते हैं। सिंगल, उस टाइम बोला गया सिंगल टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए, रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स एटलीस्ट आपको मेंशन करने हैं, ये भी है, ये ऑप्शन है, ऐसे तो ऐसे, ठीक है? रेकमेंड होने चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है? फ्रीक्वेंट चेंज इन टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए, बार बार बुक चेंज करने से दिक्कत होती है। एनसीईआरटी में तो अभी जो जाके कुछ डिलीट हुआ तब जाके 9-10 में बदला है, बस और कुछ तो बदला ही नहीं, कुछ है ही नहीं नया ऐड करने को। एलिमेंट का नंबर बदला, जब बहुत पहले की एनसीईआरटी उठाओगे थोड़ा इधर का उठाओगे, उसके अलावा कोई चेंज ही नहीं है, क्या चेंज करेंगे? जब हटा तो उन्होंने चेंज किया, क्या चेंज करेंगे? चेंज होना भी तो चाहिए, केमिकल रिएक्शन वही चल रहा है, क्या चेंज करेंगे? ब्रेन का फंक्शन। मैम काफी सारी चीजें कोविड के टाइम से डिलीट कर दिया बुक में, चैप्टर ये कैंसिल कर रखे हो, तो पढ़ाई नहीं, तो कोविड चला गया, अब तो पढ़ा लो।
पीरियोडिक 10th में तो पीरियोडिक टेबल डिलीट कर रखा है और 11th में जाते ही तुमको सब कुछ चाहिए, थोड़ा तो पढ़ा के भेजो, गलत बात है। डेट एंड रिलेशनशिप कैसे कुछ इकोनॉमिक्स में भी वो टीचर को पढ़ा रहे हो ठीक है, इसके बाद आता है इसको ऐड भी नहीं हो पाते बेचारे, देखो क्या हो गया इसको? अपनी फोटो कर दी। अरे नहीं ना, रोटेट करो। रोटेशन लॉक
अब ठीक है। क्लास बी रेडी। देखो जब टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग मेथड में इन्होंने बोला ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की बाकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करे, वैल्यू करे और प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप कर सके, ऐसा होना चाहिए। जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वर्बलिज्म और मेमोराइजेशन से लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। पहले रटवाना सा था, मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस होता था, बट टीचिंग मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए। मेमोराइजेशन सब लर्निंग पे शिफ्ट करिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए टीचिंग मेथड। तो ये जो भी आई टीचिंग मेथड तो सबको पता है, कॉमन है, इसमें कुछ अलग से नाम तो नहीं लिखा ना, ये तो सेम आप लिख सकते हो, है ना। चीज है कि कैसा होना चाहिए। क्लियर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन पे जोर देना कि बच्चा क्लियरली सोच पाए। टीचिंग मेथड ऐसा होता है क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो उसके दिमाग में, ऐसा होता है, ठीक है। रटना, मेमोराइजेशन, ठीक है, थिंकिंग कॉन्सेप्ट चाहिए। एक्सप्रेशन में भी दिखना चाहिए कि आप पूछ रहे हो, मान लो एक टॉपिक बताने के बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बच्चा आंसर कर पा रहा है, उसके एक्सप्रेशन में वो चीज दिखनी चाहिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए और ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए। तो तब बोला आजकल तो हम करवाते ही हैं, ग्रुप एक्टिविटीज तो करवाते ही हैं आजकल। 1953 में उन्होंने बोला कि करवाना ही चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज। एग्जामिनेशन सिस्टम इन्होंने बोला एग्जामिनेशन थोड़ा कम करो, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है ना उनको एनहांस कर दो, टाइम टू टाइम लेने वाले, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं होना चाहिए, हाफ ईयरली और एंड टर्म पे ही ज्यादा फोकस है। इन्होंने बोला सारे सब्जेक्ट का वैसे लेते रहो टेस्ट। और एक पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल कोर्स खत्म हो तो एक पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब स्कूल के बाहर जाके जो एग्जाम देते हैं जैसे मैट्रिक बोर्ड जो होते हैं, ठीक है, वही इन्होंने बोला कि एक ही होना चाहिए पब्लिक एग्जामिनेशन। बाकी आप एग्जामिनेशन का नंबर थोड़ा कम करिए, क्लास टेस्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करो, सारा टाइम जो चलता है, ठीक है। उसके बाद एक बोला पब्लिक एग्जामिनेशन जो मैट्रिक की बात कर रहे हैं, 10th की बात कर रहे हैं बोर्ड की, ठीक है। स्टेटस ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, सैलरी अच्छी होनी चाहिए इनकी, और टीचर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात बोली टीचर के बच्चों को बिल्कुल नहीं, कुछ बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल है ना वो भी करते हैं, बिल्कुल। ऐसा टीएवी वगैरह में भी तो होता है कि उनके बच्चों को पहले प्रिफरेंस से जाकर पढ़ाई की, बिल्कुल नहीं होता है। और अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी है ना, उन्होंने भी करा है, तो फी हाफ कर रखी है बच्चों की, अगर आपका बच्चा आप ही के स्कूल में है। लेकिन कहीं कहीं प्राइवेट वालों ने ये भी कर रखा है कि टीचर और माँ और बच्चा एक साथ अलाउड ही नहीं है उस स्कूल में, ये भी कर रखा है, नहीं है एडमिशन। खुल के नहीं बोलते लेकिन पीछे से बोलेंगे कि नहीं है। ज्यादातर स्कूलों में तो यही है, फ्री में बच्चे पढ़े। हाँ, तो उन्होंने भी बोला था कि टीचर के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ टीचर, नहीं तो अब कहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने तो बोला 2 टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएससी बोलते हैं, बोर्ड को बोलते हैं। बोले अगर ऐसे टीचर है छोटे बच्चों को पढ़ाने तो इनकी ट्रेनिंग अलग से कराओ, और एक जो ग्रेजुएट है उनकी ट्रेनिंग अलग से कराओ। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ कंपलसरी करेंगे 52 53 में? नहीं, उन्होंने तो वो बोला कि जो 10th वाला है उसकी ट्रेनिंग अलग से कराएंगे, उसका भी होता है, एनसीटी अलग है, जेबीटी अलग है, बीएड अलग है। हाँ, तो बोला अलग अलग ट्रेनिंग कराओ, 10th वालों को अलग, जो एचएसएलसी पास है उनको अलग करा दो, ग्रेजुएट वालों की ट्रेनिंग अलग करा दो, ये बोला इन्होंने, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कंडक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उनको, इसके लिए होना चाहिए। और ट्रेनिंग जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस है उनको डिफरेंट एरियाज में रिसर्च करना चाहिए कि एजुकेशन फील्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन बारे में। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, एजुकेशनल गाइड्स होने चाहिए स्कूल में जो बता सके कि बच्चे को आगे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। अभी भी तो होते हैं ना, आगे लास्ट बेंच, बैक बेंचर्स, एजुकेशनल गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आगे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है।
स्कोप, नेचर, सिग्निफिकेंस, कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना है, बच्चे कितने कंफ्यूज होते हैं 10 के बाद। स्टैंडर्ड और बेसिक की बोल तो 9 के बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता अपनी कैपेबिलिटी की मैं बेसिक लूं कि स्टैंडर्ड लूं कि क्या लूं। तो पेरेंट्स बताते हैं या ट्यूशन टीचर कोई पढ़ा रहा वो बताएगा या स्कूल का टीचर बताएगा, बच्चे को नहीं पता होता, उसको अपनी कैपेबिलिटी का नहीं पता। तो एजुकेशनल गाइड होना चाहिए, बच्चों को सही तरीके से गाइड करना चाहिए। तो हम काउंसलर होते हैं। हाँ, काउंसलर गाइड होते हैं और जरूरी भी है, बहुत बच्चों के लिए तो नीडेड है ना, पेरेंट्स को पता है ना, बच्चे को पता है, बड़ी दिक्कत होती है। 99% में हम पढ़ रहे हैं मगर उनको पता नहीं है एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है या कहाँ जाना है, ये तो नहीं पता होता है। कैरियर गाइडेंस ऑफिसर जो है ना, उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए सेकेंडरी स्कूल में। उसका कोड रखा है 1952-53 की कमीशन है और आज भी सब स्कूल में नहीं मिलेगी आपको। एक कब का कोड है, वो एक कोर्स होता है EBGC, उसके टीचर होते हैं जो ये गाइडेंस काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन अच्छा है, इनका भी स्कोप है आजकल। मैम हमारे यहाँ चाइल्ड काउंसलर बनो, उसमें बहुत स्कोप है, साइकोलॉजी वगैरह का कोर्स करके। हमारे जोन में तो एक ही टीचर थे। नहीं, बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत है, बहुत स्कोप है, बहुत है। आजकल बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, वो आते हैं पहले काउंसलर से बात डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कंपल्सरी है, हर स्कूल में होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर्स जो काउंसलर है, ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट को सेंटर कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे कोर्सेज, तो गवर्नमेंट को खोलना चाहिए। उसके बाद हमने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आरटी हमने पढ़ा था ना, तुम लोगों ने पढ़ा था आरटी, पढ़ा था ना आरटी आरटी पढ़ा था, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला था ना कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, वॉशरूम। तो उस टाइम में उस पॉलिसी में क्या क्या बोला गया था वो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वेंटिलेटेड वॉल, वेल लाइट, रोशनी आने वाला, ठीक है। क्लासरूम होना चाहिए, कम से कम 40 स्टूडेंट जिसमें बैठ पाए, ठीक है। ओपन स्पेसेस जो भी अवेलेबल है उसको प्लेग्राउंड, क्योंकि उतना इस टाइम ये नहीं कर सकते कि हर स्कूल में बोला ओपन स्पेस, तो उस टाइम ज्यादा ही होता था, बोला कोई भी अच्छा ओपन स्पेस उसको आप प्लेग्राउंड की तरह यूज करेंगे। पर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कम से कम स्क्वायर फीट जगह छूटनी चाहिए, एकदम वो धक्का मुक्की वाली सिचुएशन ना आए। तो बिल्डिंग जब भी बनाए तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी और जनरल लाइब्रेरी होनी चाहिए। जनरल तो होती है जो पूरी होती है, क्लास में भी एक अलमीरा में बुक्स होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्लास लाइब्रेरी और जनरल लाइब्रेरी दोनों ही होने चाहिए। उसके बाद आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स, ठीक है। स्कूल में सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कूल इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, वो जाके चेक करेंगे कि पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही। वो तो मैम अभी भी है, केजरीवाल ने करा है, ठीक है, अभी भी है, पहले भी था। जब हम पढ़ रहे थे तभी भी आते थे, हम पढ़ते थे तभी भी आते थे, हमारे स्कूलों में भी आते थे, आते थे, ठीक है। इंस्पेक्शन वाले एक बार तो आते थे, कुछ टाइम तक तो बोला जाता था आ रहे पर नहीं, और से लिखवा के भी देखते हैं, पढ़वा जो अच्छे होते हैं, जो नहीं होंगे घुस करो तो देखते हैं, प्रॉपर देखते हैं, लिखवाते थे, पढ़वाते थे। पढ़ाते थे, 5th क्लास में बच्चा है, 6 में है, तो रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, मैथ के सम भी 2-4 दे देते थे, सबको नहीं रैंडम रोल नंबर्स कॉल करते थे। चेकिंग वाले तो स्कूल में भी आते थे, एग्जाम टाइम पे तो देखेगी नहीं, 10th के टाइम पे एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स भी आते हैं, होता है, सब कुछ ही होता है। आ रहे दिल्ली में बहुत बढ़ गया स्कूलों में, ठीक है। तो इंस्पेक्टर अपॉइंट करना जो चेक करेगा आके। अब इंस्पेक्टर कौन वो टीचर कौन सा जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस, उसको एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। हेडमास्टर हाई स्कूल से जो हेडमास्टर है उनको अपॉइंट कर लीजिए, या ड्यूली क्वालिफाइड स्टाफ ट्रेनिंग टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनको आप एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट करके भेज सकते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि उस कमेटी ने क्या क्या बोला किसको, बाकी इंस्पेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोला था, जो जाके चेक करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ एरियाज में इस कमीशन ने अपना इम्पैक्ट डाला, जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, वो आज तक भी चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। लैंग्वेज फॉर्मूला जो 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है सेकेंडरी एजुकेशन में, इंटरनेशनल रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। अगर रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग ही आपकी हिंदी है, फिर कोई और लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत या बाकी।
संस्कृत, उर्दू या बहुत सारे फ्रेंच में पढ़ते हैं, जो भी अलग आप आजकल के हिसाब से देखें तो वो भी आप कर सकते हो। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन तो अच्छा इम्पैक्ट डाला था कुछ कुछ चीजों में, नो डाउट। इसके बाद आएगा कोठारी कमीशन 64-66, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन। हेलो मैम, 82 पेज नंबर इंग्लिश में कोठारी कमीशन। मुदालियर, ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, इसके बाद आएंगे। अच्छा, मुदालियर में एक और चीज बोली थी, इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। मुदालियर में बोला था जो 11th-12th वाला सिस्टम था ना सेकेंडरी, तो बोला 11th को उठा के आप सेकेंडरी में डाल दीजिए और 12th को डिग्री में इंक्लूड कर दीजिए, ये बोला था मुदालियर कमीशन ने। इसमें लिखा हुआ नहीं, वैसे बिहार में भी ऐसा है कि 10th तक वो इंटर अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो मुदालियर कमीशन ने बोला था 11th को उठा के आप स्कूल में डाल दीजिए और 12th को ग्रेजुएशन में। आइए बोलते हैं ऐसा कुछ। तो इंटरमीडिएट तो 2 साल को ही लेते थे, 4 साल नहीं करते। मैट्रिक 10 में कहता है और इंटर हो गया 11th। तो 11th तो दोनों होता था, दोनों हो गए। तो इंटरमीडिएट हो गया, वो तो लास्ट में वो 11th तो दोनों ही हो गए। मुदालियर ने बोला 11th को उठा के आप स्कूल में डाल दीजिए, 12th को उठा के ग्रेजुएशन में डाल दीजिए। इन्होंने बोला सेपरेट कर दो दोनों को, ये मुदालियर कमीशन ने बोला था। वो तो अलग होगा, इंटरमीडिएट अलग होगा, तो दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। मुदालियर कमीशन ने बोला कि 10th को उठा के आप सेकेंडरी में ज्वाइन कर दीजिए, 11th को उठा के सेकेंडरी में डाल दीजिए, 12th को ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में डाल दीजिए, ये बोला। मैंने आपको बताया कोठारी कमीशन में इंडियन एजुकेशन कमीशन को बोलते हैं। थोड़ा सा इंट्रो करते हैं, ये तो टाइम नहीं हो रहा। दूसरे पेज में देखना, इसमें तो बड़ा कोई बात नहीं, फिर कमीशन वगैरह में सेंड करवाती हूँ, ठीक है। ये किताब जमा करा इसके जो चीफ थे वो कौन थे देखो, प्रोफेसर टीएस कोठारी, ठीक है, टीएस कोठारी। इन्होंने तो नाम से जिसे मुदालियर कमीशन बोलते थे, इसको बोलेंगे कोठारी कमीशन। तो आपको याद रखना है कि दोनों सेम ही है, टीएस कोठारी। अच्छा, उसमें राष्ट्रपति को वन नेशन इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी एक ही है इंडिया का। नहीं मैम, वन इलेक्शन एक ही इलेक्शन में सब कुछ मतलब खत्म हो गया। उसमें विधानसभा जम्मू कश्मीर में तो अभी करा ही नहीं रहे विधानसभा, बोले सिक्योरिटी की नीड ज्यादा है, बाद में कराएंगे। मैम 71 पे है हिंदी में, ठीक है। सारे कमीशन देखो इधर, तो इसको हम बोलेंगे, इसके बाद आया, देखो मुदालियर के बाद आया 64-66 में आया, ठीक है। इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, हेड कौन है, प्रोफेसर टीएस कोठारी। तो इसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। 71 पे मुदालियर कोठारी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में, मुदालियर कमीशन लॉन्ग में, कोठारी कमीशन लॉन्ग में, ठीक है। मैम कौन सा लॉन्ग में है? कमीशन को हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। ये कमीशन का गठन क्यों किया गया? सेम चीज होती है, एजुकेशन सिस्टम अब चल रहा है, ठीक है, कमियां दिखती है, प्रॉब्लम अराइज होती है, एजुकेशन से आवाज उठाते हैं, है ना। टीचर बोलते हैं कि नहीं हमको इस चीज की दिक्कत आ रही है। ये जो पीछे सीसी चल रहा था, सुना था तुमने, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसको खत्म कर दिया गया ना, क्योंकि आवाजें उठी, टीचरों ने बोला हम पे बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है। जब सब कंप्लेन कर रहे हैं तो एक रिव्यू करने की जरूरत होती है कि क्यों बोल रहे हैं टीचर, क्यों ऐसी आवाज उठ रही है, मीटिंग होता है, रिव्यू होती है। तो सबने बोला सीसी बहुत बर्डन वाला काम है, इसलिए हर चीज को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना बहुत बर्डन हो गया था। सीसीए को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, सीसी खत्म। एक तरह से प्रशिक्षण को और ज्यादा चेक करने के लिए हम कह सकते हैं कोठारी कमीशन बनाया गया। हाँ, जैसे जो एजुकेशन मुदालियर बोल के चलेगा, ऐसा चल रहा है, रिव्यू भी तो करना होता है कि जो उनका इम्पैक्ट कहाँ तक रहा, सजेशन दिए, सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम बदलता है ना, टाइम बदल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, बाकी चीजें, पावर से तुम 64 पे आ गए, 10 साल मान लो, 10 साल में बहुत चीजों का फर्क हो जाता है। अब क्या नीड है सोसाइटी के हिसाब से, चेंज के हिसाब
आप देखिए बताइए। तो ये माध्यमिक शिक्षा के लिए ही था ना? ये पूरे के लिए था, ये हायर के लिए भी था, सेकेंडरी के लिए भी था, हायर और सेकेंडरी दोनों के लिए था ये। इसको इसलिए हम इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। राधा कृष्णन को हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं क्योंकि हायर के लिए था। मुदालियर प्योरली सेकेंडरी के लिए था तो हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। ये ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम आपको बिल्कुल प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सबको रिव्यू करना था, ठीक है। तो ये था इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, और आई थी 1964-66। राधा कृष्णन कमीशन आई थी 48, 49, 47 में आजाद हुआ था, 48, 49 हुआ था, फिर 52, 53 में ये था। नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया कि हमें कमीशन अब चाहिए, रिव्यू करना है, हमें नया बनाना है। तो प्रोफेसर डीएस कोठारी को इंचार्ज बनाया गया और ये कमीशन बना दी गई। अब किस लॉन्ग एजुकेशन सब इंक्लूड है, स्कूल एजुकेशन भी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी है। तो इन्होंने सबके लिए सजेशन दिया था, तो ये बड़ा ही है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें सब बोला गया है ना, स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी, सब कुछ, ठीक है। हर चीज पे बहुत अच्छा है, इन्होंने हर चीज एक चीज डिटेल में बताइए कोठारी कमीशन, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट में हम तो क्या स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए बताइए मुदालियर कमीशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। मुदालियर कमीशन में सबसे ज्यादा जो केंद्र का बिंदु माना गया है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, उसमें टीचिंग पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान दिया जाए और लैंग्वेज के बारे में बताया है, लैंग्वेज फॉर्मूला इसको बोलते हैं, और टेक्निकल स्कूल्स, एग्रीकल्चरल स्कूल्स को ड्यूरेशन 7 इयर्स कर देना चाहिए, ठीक है। और बताओ क्या कह रही है। 12th को ग्रेजुएशन, हाँ 12th को बोला कि डिग्री कोर्स में डाल दीजिए और 11th को आप स्कूल एजुकेशन डाल दीजिए। पब्लिक एग्जामिनेशन एक बार करने को बोला एग्जामिनेशन थोड़ा करिए, क्लास टेस्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करिए। और क्या बोला, टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेन टीचर, सैलरी और टीचर के बच्चों को फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, सैलरी अच्छी हो और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो किए गए थे, और इम्पैक्ट भी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अभी तक भी हमारा चल रहा है, ठीक है। टीचर ट्रेंड अभी भी हम बोल रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में टीचर के बच्चों को फ्री एजुकेशन भी मिलती है। एक बार उसका भी कर दो, वो जो सर्जेंट वाला, सर्जेंट था, प्री इंडिपेंडेंस का था, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया, फिर इन्होंने बोला था कि मल्टीपर्पज स्कूल वगैरह खोलने को बोला था इस टाइम पे, ठीक है, सर्जेंट रिपोर्ट में। और बाकी सब चीजें बोली थी, एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, लैंग्वेज इन्होंने बोला था मदर टंग रखिए, इन्होंने भी यही बोला कि मदर टंग जाएगा, मदर टंग रखिए, और रिव्यूज बाकी स्कूल्स और खोले जाने चाहिए, ये सब चीजें बोली थी सर्जेंट रिपोर्ट में भी, क्योंकि वो उसके इंक्लूडेड ही आएगा। तो इसके डिटेल में उसको लिखना है, कॉलोनियल के अंडर ही डालना है सर्जेंट, ठीक है। डिटेल में आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन करना है, कोठारी कमीशन इधर पूरा अकेला क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मेरे कानून इसके बाद सेकेंडरी होती है ना तुम लोगों का। ठंडी ठंडी हवा आई है, ये पता है तो मैं नॉर्थन डाइट में एकदम गरम से ऐसा लग रहा है कि गिरना उसी का था। अब तो एसी चलानी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम तो होलिका दहन, देखो कौन आएगा, कोई आते नहीं है, लगा भी देखो। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।